ये कहानी एक स्कूल के छात्र की है जिसका नाम योन सी यून है। वह पढ़ाई में बहुत होशियार है और हमेशा टॉप करता है। वह शांत, आत्मनिर्भर और क्लास में बहुत ही लो प्रोफाइल रहता है। वह सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देता है और किसी से ज्यादा बातचीत या मजाक नहीं करता। एक स्कूल की गणित प्रतियोगिता में सी यून ने गोल्ड मेडल जीता। जब उसके होम रूम टीचर ने उसे सर्टिफिकेट दिया तो वह बिल्कुल शांत और बेपरवाह दिखा। वहीं उसका एक क्लासमेट यंग बिन, जिसे ब्रॉन्ज मेडल मिला था, बहुत खुश और उत्साहित था। यंग बिन असल में क्लास का गुंडा था। वह अक्सर कमजोर और शांत छात्रों को परे सी यून करता था। उसके लिए सी यून एक आसान निसी यूना था। एक दिन उसने जानबूझकर सी यून पर चप्पल फेंक दी और बाद में बोला कि यह गलती से हुआ। सी यून ने शांत रहकर सिर्फ इतना कहा, अगली बार ध्यान रखना। यंग बिन को सी यून का ऐसा शांत रवैया अच्छा नहीं लगा। वह उसे लड़ाई के लिए उकसाने लगा, लेकिन सी यून ने अपनी ठंडी और शांत सोच बनाए रखी। तभी क्लासरूम में स्कूल की बेसबॉल टीम का कप्तान घुस आया और चिल्लाते हुए पूछा, सूहो कौन है? जैसे ही उसने सूहो को पहचाना, उसने गुस्से में पूछा, तू मेरी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कैसे कर सकता है? सूहो ने बिना घबराए कहा कि वह लड़की बार बार उसे खाने पर बुला रही थी, लेकिन वह उसके टाइप की नहीं है। इस पर गुस्से में बेसबॉल टीम लीडर ने अपने साथियों से कहा कि सूहो को सबक सिखाया जाए। सब ने बैट से उस पर हमला किया। शुरू में सूहो वारों से बचता रहा, फिर उसने अपने खाली हाथों से एक एक करके सभी गुंडों को हरा दिया। लीडर को पकड़ते ही बाकी गुंडे डर गए। जब लीडर ने फिर से सूहो पर बैट से हमला करने की कोशिश की तो सूहो ने जोरदार मुक्का मारकर उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने बाकी गुंडों से कहा, अपने बॉस को नर्स रूम ले जाओ और अगर मेरा नाम किसी से कहा तो अंजाम बुरा होगा। क्लास के सब लोग यह देखकर हैरान थे, लेकिन सी यून शांति से अपनी सीट पर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद सूहो गलती से सी यून का पेन केस गिरा देता है और माफी मांगता है। जब सी यून पूछता है कि वह क्लास में क्या कर रहा है तो सूहो, जो कि मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट है, बस मुस्कुराता है और चला जाता है। हालांकि उसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत जबरदस्त थीं, लेकिन सूहो कभी भी किसी को क्लास में परे सी यून नहीं करता था। इवन यंग बिन भी उसे थोड़ा रिस्पेक्ट करता था। अगले दिन क्लास में एक नया स्टूडेंट आया जिसका नाम था बियोम सियोक। यंग बिन ने देखा कि वो लड़का शर्मीला और भोला है तो उसे तुरंत परे सी यून करने पहुंच गया। वह उसे अपना चमचा बनाना चाहता था। तभी सी यून आया और बोला, मेरे डेस्क से हट जाओ। यंग बिन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मेरा मन नहीं कर रहा, तू क्या करेगा? सी यून ने शांत भाव से पेन उठाया, उसे क्लिक किया और बोला, मैं फिर से कह रहा हूँ, हट जाओ। तभी सूहो ने बीच में आकर कहा, थोड़ा शांत रहो, मुझे नींद आ रही है। यह सुनकर यंग बिन पीछे हट गया। अगले दिन यंग बिन ने बियोम सियोक को अकेले में बुलाया और कहा कि शायद वह इस स्कूल में इसलिए ट्रांसफर हुआ क्योंकि पहले स्कूल में उसे बुली किया जाता था। फिर उसने बियोम सियोक को भरोसा दिलाया कि वह यह बात किसी को नहीं बताएगा, लेकिन बदले में उससे एक काम करवाया। उसने बियोम सियोक को एक छोटा सा पैच दिया। क्लास में एक प्रैक्टिस टेस्ट चल रही थी। यंग बिन ने इशारा किया और बियोम सियोक ने सी यून की गर्दन पर हल्की थपकी मारी और बोला, तेरे ऊपर मच्छर था। सी यून ने ध्यान नहीं दिया और टेस्ट देने लगा, लेकिन उस पैच के जरिए कोई दवाई उसे सुला रही थी। कुछ देर बाद उसे चक्कर आने लगे, नींद सी महसूस हुई और वह लड़खड़ाता हुआ वॉशरूम की तरफ गया। सी यून ने चेहरा धोकर खुद को संभालने की कोशिश की और फिर टेस्ट रूम में वापस आ गया। उसने गर्दन से पैच निकाला, खुद को थप्पड़ मारा ताकि वह जागा रहे। जब टीचर ने पूछा कि वह ठीक है या नहीं तो उसने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, और टेस्ट फिर से शुरू किया। जब रिजल्ट आया तो सी यून को पता चला कि वह अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। उसने गुस्से में अपनी डेस्क पर जोर से हाथ मारा जिससे सब चौंक गए। उसने देखा कि बियोम सियोक बार बार यंग बिन की तरफ देख रहा था। गुस्से में आकर सी यून उठ खड़ा हुआ, एक किताब उठाई और यंग बिन के मुंह पर जोर से मारी। फिर उसने यंग बिन के साथ खड़े एक लड़के के हाथ में पेन चुभो दिया और यंग बिन को जोर जोर से मुक्के मारने लगा। उसने पर्दा खींचा और उसे यंग बिन के चेहरे पर लपेटकर लगातार मारता रहा जब तक पर्दा खून से लाल नहीं हो गया। जब वह आखिरी बार उसे लात मारने वाला था, सूहो ने बीच में आकर उसे पीछे धकेल दिया और बोला, बस कर, अब ज्यादा मत कर। गुस्से में सी यून ने पेन केस फेंका और एक कुर्सी उठाई ताकि सूहो पर हमला कर सके, लेकिन सूहो ने आसानी से उसका वार रोका और हल्का सा जवाबी वार किया। जैसे ही सी यून ने फिर से कुर्सी उठाकर हमला करने की कोशिश की, उनकी होम रूम टीचर क्लास में आ गई और पूरी लड़ाई को रोक दिया। सूहो ने समझाया कि वह तो बस लड़ाई रोकने की कोशिश कर रहा था और उसने सी यून से कहा कि वह टीचर से माफी मांगे। अब पूरी क्लास सी यून को हैरानी से देख रही थी। होम रूम टीचर ने सी यून को अस्पताल ले जाया ताकि वह युंग बिन की हालत देख सके। जब वे युंग बिन के अस्पताल के कमरे में पहुंचे तो युंग बिन की मां ने गुस्से में पूछा कि सी यून की मां कहाँ है और वह अपने बेटे को देखने क्यों नहीं आई। सी यून ने जवाब दिया कि उसकी मां है ही नहीं। यह सुनकर युंग बिन की मां नाराज हो गई और उसने धमकी दी कि वह सी यून को सुधार गृह भेज देगी। इसके जवाब में सी यून ने वो पैच निकाला और समझाया कि युंग बिन ने किसी से यह पैच उसकी गर्दन पर लगवाया था और उसमें नशीले पदार्थ थे। युंग बिन तुरंत चिल्लाया और इसका विरोध करते हुए सबूत मांगने लगा। सी यून ने शांतिपूर्वक पूछा कि क्या वो बैकपैक युंग बिन का है। जब उसने बैग खाली किया तो
उसमें से सिंथेटिक ड्रग्स का एक डिब्बा गिरा। युंग बिन की माँ पूरी तरह हैरान रह गई, जैसे उसके होश उड़ गए हों। होमरूम टीचर ने फिर उन्हें बताया कि यह अब सिर्फ स्कूल वायलेंस का मामला नहीं रहा। युंग बिन को शायद स्कूल ट्रांसफर करना पड़ेगा और बेहतर यही होगा कि उसकी माँ इस मामले को चुपचाप यहीं खत्म कर दे। ये सब सुनकर युंग बिन के मन में सी यून के लिए जबरदस्त नफरत भर गई। पिछली रात जब युंग बिन अपने दोस्तों के साथ एक बार में घूम रहा था तो उसके कजिन ने उसे कुछ सिंथेटिक ड्रग पैच दिए। कजिन ने बताया कि ये सिर्फ मजे के लिए है। उत्सुकता से युंग बिन ने पूछा कि क्या इन्हें त्वचा पर लगाने से कोई समस्या होगी। कजिन ने बताया कि इन्हें लगाने से चक्कर आ सकते हैं, नींद आने लगती है। यह सुनकर युंग बिन ने एक योजना बनाई कि वह इस पैच का इस्तेमाल करके सी यून की टेस्ट परफॉर्मेंस को खराब कर देगा। जब सी यून घर लौटा तो उसने देखा कि उसके पापा एक लंबे बिजनेस ट्रिप से लौटे हैं। उन्होंने सी यून की चोटें देखकर पूछा कि क्या हुआ। सी यून ने बस इतना कहा कि वह जिम क्लास में गिर गया था। सी यून के पापा एक प्रोफेशनल जूडो कोच थे और ओलंपिक में भी हिस्सा ले चुके थे। लगातार ट्रेनिंग और प्रतियोगिताओं के चलते उनके माता पिता के बीच झगड़े होते रहते थे और अंत में उनका तलाक हो गया। अब सी यून अपने पापा के साथ रहता था, जो ज्यादातर बाहर कोचिंग के लिए जाते रहते थे, जिससे सी यून को ज्यादातर समय खुद ही अपना ख्याल रखना पड़ता था। अगले दिन जब सी यून स्कूल पहुंचा तो उसके सारे क्लासमेट्स उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे सब कुछ बदल गया हो। युंग बिन के दो गुर्गे सी यून के पास आए और उसे स्कूल के बाद लड़ाई के लिए ललकारा। उन्होंने कहा कि पिछली बार वह सिर्फ इसलिए किसी एक को पेन से चुभा पाया था क्योंकि वे लापरवाह थे। सी यून ने उनकी आंखों में आंखें डालकर ठंडे स्वर में कहा, तो चलो अभी निपटा लेते हैं। वह उन्हें क्लासरूम से बाहर ले गया। पूरी क्लास जिज्ञासा में उनके पीछे चल दी, ये देखने के लिए कि आगे क्या होगा। सी यून उन दोनों गुंडों को शौचालय में ले गया, चुपचाप दरवाजा बंद किया और अंदर से लॉक कर दिया। फिर उसने अपनी जेब से पेन निकाला और उसे क्लिक किया। सी यून की ठंडी और निडर आंखों को देखकर दोनों गुंडों के रोंगटे खड़े हो गए, जैसे डर की एक लहर उनके अंदर दौड़ गई हो। सी यून धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता रहा, पेन को बार बार क्लिक करते हुए। दोनों गुंडे अब कांपते हुए पीछे हटने लगे। तभी सी यून ने कहा, रुको। फिर उसने शांति से पेन को वापस अपनी जेब में रखा और बिना कुछ कहे बाहर चला गया। जब वह बाहर आया तो उसके क्लासमेट्स उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए और सवाल पूछने लगे। सी यून ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, कब से हम इतने करीब हो गए, और वहां से चलता बना। अब उसके क्लासमेट्स उसे नए सम्मान और भय की नजर से देख रहे थे। इस बीच युंग बिन का कजिन सैक्टा अस्पताल में उसके कमरे में एक काले बैग के साथ आया। युंग बिन ने उसे सी यून को सबक सिखाने के लिए हायर किया था। सैक्टा ने मजाक में कहा कि वह तभी मदद करेगा अगर युंग बिन उसके सामने गिड़गिड़ाए। थोड़ी झिझक के बाद युंग बिन ने आखिरकार उससे मिन्नत की। उधर उस शाम सी यून ट्यूशन से घर लौटते समय बस में बैठा था। एक सिग्नल पर उसने बाहर से हॉर्न की आवाज सुनी और देखा कि सुओ, जो अब डिलीवरी ड्राइवर का काम कर रहा था, वहीं खड़ा है। उन्होंने एक दूसरे को देखा, हल्की बातचीत की। सी यून ने पिछले दिन कुर्सी से सुओ पर हमला करने के लिए माफी मांगी। सुओ ने हंसते हुए कहा, छोड़ना, चल खाने की ट्रीट दे, और फिर वह अपनी डिलीवरी के लिए निकल गया। अगले दिन युंग बिन, उसका कजिन और उनके कुछ गुर्गे स्कूल के बाहर सी यून का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सी यून बाहर निकला, उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया, लेकिन सी यून बिना डरे उनकी ओर बढ़ा और युंग बिन की आंखों में सीधे देखा। सैक्टा ने अचानक सी यून को थप्पड़ मारा, जिससे वह थोड़ा हिल गया। दूर से कुछ छात्र यह दृश्य देख रहे थे। उन्हें देखकर बियोम सियोक नाम का छात्र तुरंत भागा और सुओ को क्लासरूम में ढूंढा, जो उस समय सो रहा था। उसने सुओ से कहा कि युंग बिन सी यून को ले गया है और उसे मदद की जरूरत है। सुओ ने पहले कहा कि होम रूम टीचर को बुला लो, मुझे काम पर जाना है। बियोम सियोक ने फिर कहा, मैं तुम्हें 2 गुना पेमेंट दूंगा। सुओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अब काम पर लगते हैं। सी यून को युंग बिन और उसके साथियों ने एक सुनसान जगह पर ले जाया, जहां युंग बिन का कजिन सैक्टा पहले से ही तैयार खड़ा था। उसने अपनी गैंग की एक लड़की को बाहर खड़ा कर दिया था ताकि कोई अंदर ना आ सके और वे शांति से सी यून को पीट सके। युंग बिन ने सैक्टा से कहा, इस लड़के के हाथ तोड़ दो ताकि ये दोबारा कभी पढ़ाई न कर सके। सी यून ने फौरन स्थिति को आंका, दुश्मनों की संख्या, उनकी पोजीशन और आसपास की चीजें। फिर उसने जेब से अपना पेन निकाला और सैक्टा पर वार किया। सैक्टा ने हाथ से वार रोका, लेकिन सी यून ने तुरंत जेब से एक ठोस चीज निकाली और उससे सैक्टा को मारा। इसके बाद सी यून ने एक गमले को उठाया और सैक्टा के सिर पर दे मारा। फिर उसमें की मिट्टी बाकी गुंडों के चेहरे पर फेंक दी। उसने एक डस्टबिन को युंग बिन के पैरों की तरफ लात मारी और एक एक करके युंग बिन के साथियों को गिराना शुरू कर दिया। युंग बिन के साथ आए 2 सहपाठी सिर्फ खड़े होकर ये सब देख रहे थे, डर के मारे हिल तक नहीं पाए। जैसे ही सी यून वहां से जाने लगा, सैक्टा पीछे से उस पर झपटा, उसे जमीन से उठाया और जोर से पटक दिया। यह मौका देखकर युंग बिन ने सी यून को लातों से पीटना शुरू किया और अपने एक साथी से कहा, इसके हाथ पकड़ो। जब सी यून को काबू में कर लिया गया तो युंग बिन ने उसके हाथ पर पैर रखकर उसे रौंदा, मानो उसकी हड्डियां तोड़ देना चाहता हो। उसी वक्त बाहर खड़ी लड़की ने एक नीली रफ्तार को पास से गुजरते देखा। वो सुओ था। सुओ ने अंदर घुसते ही एक गुंडे की गर्दन पर लात मारी, फिर युंग बिन को धक्का देकर पीछे किया और फिर स्पिन करते हुए एक और लड़के को बाहर कर दिया। सुओ ने सी यून की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, अब बस यहीं खत्म होता है सब कुछ। लेकिन तभी सैक्टा पीछे से झपटा और सुओ को जमीन पर गिरा दिया। दोनों में जोरदार मुक्केबाजी शुरू हुई। सैक्टा ने सुओ को कई बार चेहरे पर मारा, जिससे वह कुछ देर के लिए बेहोश जैसा हो गया।
अब जब सुओ अस्थायी रूप से नीचे था, युंगबिन ने आदेश दिया, इस पर हमला करो। 3 गुंडे सीयून पर टूट पड़े। सीयून ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन जल्दी ही वह गिर गया और बेरहमी से पिटने लगा। लेकिन फिर सुओ उठा। उसने सेक्टा पर जबरदस्त घूंसे मारे और उसे चौक होल्ड में पकड़ लिया। लेकिन तभी उसने देखा कि युंगबिन एक कांच की बोतल उठाकर सीयून पर वार करने वाला है। सुओ तुरंत दौड़ पड़ा, लेकिन सेक्टा ने उसे पीछे से रोक लिया और तभी बियोम सियोक आ गया। उसने तेजी से दौड़ते हुए युंगबिन को धक्का दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा और बोतल हाथ से छूट गई। सुओ ने आगे बढ़कर कहा, एक लड़के पर 3-3 लोग हमला कर रहे हो, शर्म नहीं आती? अगर मैं होता तो खुद का मुंह टॉयलेट में डुबो देता। उसी पल सेक्टा के पास उसके बॉस का फोन आया, जिसने उसे तुरंत बुलाया। सेक्टा वहां से चला गया। सीयून ने युंगबिन की तरफ देखा और कहा, बस करो अब। और फिर सीयून, सुओ और बियोम सियोक तीनों गर्व से वहां से बाहर निकल गए। बाहर आते ही सुओ ने सीयून और बियोम सियोक से कहा, चलो तुम्हें एक जबरदस्त जगह ले चलता हूँ कुछ खाने के लिए। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो पता चला कि वह जगह सुओ की ही पार्ट टाइम नौकरी की जगह थी। सुओ ने जल्दी से मालिक से माफी मांगी कि वह लेट हो गया है और फिर अपने दोस्तों से कहा, चलो मेरी मदद करो, फिर जो मन करे खा लेना। सीयून ने फर्श पोंछना शुरू कर दिया और बियोम सियोक बर्तन धोने लगा। थोड़ी देर बाद सीयून ने सुओ से पूछा, तुम थकते नहीं क्या? इतना सब काम करते हो? सुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे ये तो कुछ भी नहीं, वीकेंड पर तो मैं मूविंग का काम भी करता हूँ। सीयून को अब समझ आया कि सुओ क्लास में अक्सर थका थका क्यों दिखता है और वो उसकी मेहनत से काफी प्रभावित हुआ। खाना खाते समय बियोम सियोक ने सीयून से माफी मांगी। सॉरी, मैंने वो ड्रग पैच तेरी गर्दन पर चिपकाया था। सीयून ने उसकी माफी कबूल कर ली। सुओ भी उनके साथ बैठा बड़े चाव से खाना खा रहा था। उसने देखा कि सीयून अब भी कुछ शांत और गंभीर है, तो उसने एक टुकड़ा मीट सलाद में लपेटा और सीयून के मुंह के पास लाकर कहा, खा ले, जान नहीं चली जाएगी। सीयून ने पूछा, हाथ धोए थे? सुओ ने हंसते हुए कहा, सीधा खा ले, मरेगा नहीं, और मीट को उसके मुंह में डाल दिया। तीनों लड़कों के बीच दोस्ती और गहरी हो गई। उधर बियोम सियोक घर जाकर सुओ के इंस्टाग्राम पर उसकी तस्वीरें देखने लगा। अब वह उसे अपना असली दोस्त मानने लगा था। दूसरी ओर सेक्टा अपने बॉस रयू से मिलने गया। उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। रयू ने पूछा, ये कैसे हुआ? उसके साथ खड़ी लड़की ने बताया कि उसका कजिन युंगबिन पिट गया था, इसलिए वो लड़कों से भिड़ गए थे। रयू गुस्से से भड़क गया। उसने सेक्टा के पेट में कई घूंसे मारे और फिर एक ईंट उसके हाथ पर मार दी ताकि उसे सबक मिल जाए। अब वापस तीनों दोस्तों की ओर सू ने कहा, चलो थोड़ा रिलैक्स करते हैं, पूल खेलने चलते हैं। सीयून ने कहा, मैं तो पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ। सुओ बोला, अरे आज पढ़ाई छोड़, थोड़ा मजा कर। सीयून ने क्यू स्टिक उठाई और बॉल्स को देखकर भौतिकी और ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हुए पहला शॉट मारा और सीधा पॉकेट में चला गया। सब हैरान रह गए। उसने 2 गेम लगातार जीत लिए। सुओ तक हार गया। जब सीयून ट्यूशन के लिए जाने लगा, सुओ ने कहा, एक आखिरी गेम, जो हारेगा वो तीनों के लिए नूडल्स का बिल देगा। आखिर में सुओ हार गया और उन्हें खाना खिलाना पड़ा। फ्रस्ट्रेट होकर सुओ बोला, चलो कुछ पीने चलते हैं, मूड ठीक करना है। लेकिन सीयून बोला, मुझे घर जाना है। सुओ ने हंसते हुए बियोम सियोक का हाथ पकड़ लिया और बोला, चल भाई, हम दोनों चलते हैं। दूसरी ओर सेक्टा, जिसका हाथ अब पट्टी में लिपटा था, युंगबिन से मिलने गया, जहां उनका बॉस रयू भी मौजूद था। रयू ने एक नई चाल सोची, तीनों लड़कों को एक बड़े कर्जे में फंसाने की योजना। वहीं दूसरी ओर सीयोन एक कन्वीनियंस स्टोर में एक छाता खरीदने गया क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। वहां उसने देखा कि एक लड़की चालाकी से लिपस्टिक चुरा रही थी। वो लड़की थी याना, उसी गैंग की सदस्य जिसने पहले सीयून से झगड़ा किया था। याना ने जल्दी से सीयून का हाथ पकड़ लिया और बोली, बेबी चलो ना बाहर, ताकि वो चुपचाप निकल सके। बाहर आकर सीयून ने चुपचाप छाता खोला और अकेला चलने लगा। याना फिर उसके पास आई, उसका हाथ पकड़ा और बोली, अरे तो चलो साथ चलते हैं। वो उसे स्पाइसी राइस केक की दुकान ले गई। वहां याना ने सीयून का फोन लिया और अपना नंबर सेव कर लिया। बोली, तुम्हारा एटीट्यूड मुझे पसंद है, मुझे ऐसे बुरे लड़के पसंद हैं। सीयून ने उसे खाने का ऑफर दिया और खाना खाकर दोनों अलग हो गए। उसी समय रयू एक स्कूल के लड़के को टॉर्चर कर रहा था, जिसने उससे जुआ खेलने के लिए पैसे उधार लिए थे और अब चुका नहीं पा रहा था। रयू ने धमकी दी, अगर तेरी माँ ने 3 दिन में पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा घर जला दूंगा। रयू का असली धंधा था छात्रों को जुए में फंसाना और फिर उन्हें भारी कर्ज में डालना। युंगबिन अपनी क्लास में अपना सामान लेने आया क्योंकि अब उसे स्कूल में पढ़ने की अनुमति नहीं थी। उसने सीयून से कहा, थोड़ी बात करनी है। सीयून ने कहा, बोलने को कुछ बचा ही नहीं, लेकिन युंगबिन के बार बार कहने पर वह मान गया। चारों स्टूडेंट्स आर्ट रूम में मिले। युंगबिन जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, प्लीज झूठ बोल दो कि वो ड्रग्स मेरे नहीं थे। मैं जेल नहीं जाना चाहता, मेरी माँ और नहीं सह सकती। बियोम सियोक को दया आ गई और उसने सीयून से कहा, एक बार झूठ बोल दे, इसकी मदद कर। सीयून ने धीरे से सिर हिलाया। वो मदद करने को तैयार हो गया। अब वे तीनों युंगबिन के वकील से मिलने टैक्सी में निकल पड़े और पीछे पीछे सू अपनी बाइक पर। लेकिन जब वे वकील से मिलने गए तो असलियत सामने आई। ये एक जाल था। युंगबिन उन्हें सीधे एक ग्रुप के गुंडों के पास ले गया जो बेसमेंट में इंतजार कर रहे थे। गैंग का लीडर रयू लड़कों के पास आया और बोला कि उनकी वजह से सेक्टा की बांह बुरी तरह से चोटिल हो गई है। उसने हर्जाने के तौर पर 1.5 करोड़ वॉन की मांग की।
सूहो हंस पड़ा और कहा कि उनका इस चोट से कोई लेना देना नहीं है। सी यून ने भी रयू से पूछा कि क्या उसके पास कोई सबूत है। रयू डराने वाले अंदाज में पास आया और बोला कि वो पहले भी कई लोगों को उधारी न चुकाने पर इस दुनिया से भेज चुका है। फिर उसने सूहो की गर्दन पर चाकू रख दिया और 3 दिन का वक्त दिया। अगर पैसे नहीं दिए तो वे उसके कर्जदार बन जाएंगे। डराने के लिए रयू ने सूहो के हाथ पर हल्की सी कट लगा दी और फिर अपनी गैंग के साथ चला गया। वहां मौजूद युंगाई ने सी यून की ओर बेबस नजरों से देखा और फिर वह भी वहां से चली गई। उस पल के बाद से रयू की गैंग ने उन तीनों लड़कों का पीछा करना शुरू कर दिया। वे स्कूल आने जाने के रास्ते में, ट्यूटरिंग सेंटर में और उस रेस्टोरेंट तक में जहां सूहो रात में पार्ट टाइम काम करता था, हर जगह घात लगाए रहते। जब सी यून रात को घर पहुंचा तो गैंग के लोग उसका पीछा करते हुए दरवाजे तक आ गए। गुस्से में सी यून ने युंगाई को कॉल किया और बाहर मिलने के लिए कहा। वे एक कॉफी शॉप में मिले। सी यून ने सीधे पूछा कि वो गैंग लीडर कौन है। युंगाई ने बताया कि उसका नाम रयू है। वो उन्हें घर और नौकरी देता है, लेकिन उसके लिए वो बस कचरा है। उसने चेतावनी दी कि रयू पैसे के लिए किसी को भी मार सकता है और सलाह दी कि उसे पैसे दे देने चाहिए, चाहे आधे ही क्यों ना हो। सी यून ने पूछा कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा। युंगाई बोली, तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी जैसे हमारी हो गई। फिर सी यून ने पूछा, अगर पैसे दे भी दिए तो क्या सब कुछ सही हो जाएगा। इस सवाल पर युंगाई चुप हो गई। उधर बियोम सियोक अपने पिता के सो जाने पर चुपके से उनके कमरे में गया और कुछ कीमती चीजें ढूंढने लगा। उसे एक महंगी घड़ी मिल गई। अगली सुबह बियोम सियोक ने सी यून और सूहो को एक प्राइवेट रूम में बुलाया और 1,50,00,000 वॉन निकाल कर दिखाए। उसने सुझाव दिया कि ये पैसे रयू को दे दिए जाएं ताकि ये सब खत्म हो जाए। सूहो को शक हुआ और पूछा कि उसके पास इतने पैसे आए कहां से। बियोम सियोक ने स्वीकार किया कि उसने चोरी से अपने पिता की घड़ी बेच दी, रीजनिंग देते हुए कि एक ना एक दिन वो घड़ी उसे ही मिलती। सी यून ने धन्यवाद कहा, लेकिन बोला कि वो खुद इस मामले को सुलझाना चाहता है। सूहो ने कहा कि उन्हें सब कुछ पुलिस को बताना चाहिए। तब सी यून ने सबूत के तौर पर गैंग की गैर कानूनी गतिविधियों की तस्वीरें दिखाई और युंगाई की बताई पूरी कहानी सुनाई। युंगाई ने बताया था कि रयू एक ऑनलाइन जुए की वेबसाइट चलाता है जो छात्रों को साइन अप करते ही फ्री पैसे देता है। शुरुआत में वो छात्रों को खूब जीतने देता था, कभी कभी तो लाखों वॉन तक। फिर धीरे धीरे उनकी हार शुरू होती और वे पैसे वापस पाने के लिए पागल हो जाते। चूंकि रयू के पास सभी खिलाड़ियों की जानकारी होती थी, वो उन्हें लोन देने का ऑफर देता ताकि वे खेलते रहें। लेकिन कमाई न होने के कारण छात्र अपने माता पिता से चोरी करने लगते। जो कर्ज नहीं चुका पाते उन्हें ड्रग्स तस्करी जैसे जुर्म में झोंक दिया जाता। वे जिंदगी भर रयू की गिरफ्त में फंसे रहते। सी यून ने बताया कि रयू के पास ही सारे रिकॉर्ड और ड्रग्स रखे हैं। अगर पुलिस उनके घर की तलाशी ले तो सब सामने आ सकता है। तीनों स्कूल से बाहर निकलने लगे और जब उन्होंने गैंग मेंबर्स को बाहर देखा तो सूहो ने कहा कि वो अकेला जाएगा। उसने कहा वो गैंग का पता भेज देगा और फिर बाकी 2 दोस्त पुलिस को बुला लें। दोस्तों को अलविदा कहकर सूहो अकेले ही रयू से मिलने निकल पड़ा। रयू ने पूछा, क्या तुम तीनों अलग अलग हो गए, पैसे लाए हो। सूहो ने शांत भाव से कहा, जरा रुको, और फिर बोला कि वो स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स में से है। उसने सुझाव दिया कि थोड़े बदलावों से रयू की जुए की वेबसाइट की कमाई दोगुनी हो सकती है। सूहो ने बताया कि उसके कजिन ने उसे वो स्कैम वेबसाइट दिखाई थी और उसने रेफरल सिस्टम जोड़ने का सुझाव दिया जिससे पूरी स्कूल में जुआ फैल सके। रयू इस बात से खुश हुआ और बोला, चलो कार में बैठो। युंगाई ने रयू से इजाजत ली कि वो पीछे रहकर बाकी 2 लड़कों को पकड़ कर लाएगी। रयू ने इजाजत दी लेकिन अपने एक आदमी को साथ भेजा। फिर युंगाई भागकर सी यून के पास आई और गैंग की लोकेशन दे दी ताकि वो पुलिस को बता सके। सी यून ने सूहो को टेक्स्ट कर पुष्टि की कि क्या वही जगह है। उधर बियोम सियोक भी चिंतित हो गया और टैक्सी में बैठ गया। सी यून ने पूछा, कहाँ जा रहे हो। बियोम सियोक बोला, पैसे देकर सब खत्म कर दूंगा। सी यून पुलिस को संपर्क करने चला गया। उधर युंगाई से एक गैंग मेंबर ने पूछा कि उसके इरादे क्या हैं। उसने जवाब दिया, मैं चाहती हूँ कि रयू जेल जाए, हम अब और ऐसे नहीं जी सकते। उसने याद दिलाया कि वो गैंग मेंबर भी ये जिंदगी नहीं चाहता था। रयू के ठिकाने पर पहुंचते ही सूहो ने चुपचाप अपनी स्मार्ट वॉच की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसने दरवाजे के नीले रंग की तारीफ करते हुए ऑडियो रिकॉर्डिंग सी यून को भेज दी। रयू ने सूहो को अंदर बुलाया और बैठते ही उसका मोबाइल मांगा। सूहो ने कहा, मुझे अपनी प्राइवेसी प्यारी है। तभी पीछे से एक गुंडे ने सूहो के सिर पर वार किया और वो गिर पड़ा। रयू ने फिर एक डंडा उठाया और सूहो को कुछ और बार मारा। फिर उसका फोन लेकर देखा कि पुलिस रास्ते में है। गुस्से में रयू ने सूहो को जोर से लात मारी जिससे वो बेहोश हो गया। उसी समय बियोम सियोक टैक्सी से पहुंचा और नीले दरवाजे वाला घर ढूंढ निकाला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसे रयू और एक गुंडा दिखे जो सूहो को कंधे पर उठाए हुए था। बियोम सियोक ने तुरंत पैसे निकाले और कहा, मेरे दोस्त को छोड़ दो। रयू ने उसे कॉलर से पकड़ा और घसीट कर ले गया। फिर उसे कार में डाला, सारे सबूत भी साथ लाद लिए और भागने की तैयारी करने लगे। पुलिस सायरन की आवाज सुनकर वे जल्दी से निकल गए। उधर सी यून एक पुलिस कार में बैठा था और गैंग के ठिकाने की ओर जा रहा था। वहां पहुंचने पर पुलिस ने घंटी बजाई लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। पुलिस को शक हुआ कि शायद सी यून की जानकारी गलत हो। उन्होंने कहा कि बिना सर्च वारंट के सिर्फ इन तस्वीरों के आधार पर वे कुछ नहीं कर सकते। निराश सी यून ने देखा कि पुलिस कार
कार में वापस बैठ गई, लेकिन सी यून ने हार नहीं मानी। वो घर के किनारे गया, दीवार फांदी और ऊपर चढ़कर एक वजन से खिड़की का शीशा तोड़ा। हाथ अंदर डालकर दरवाजा खोला और कमरे में घुस गया। वहां उसे जमीन पर खून के निशान दिखे। उसने तुरंत सुहो को कॉल किया। हालांकि सी यून ने कई बार कोशिश की, लेकिन वह सुहो से संपर्क नहीं कर पाया। उसी समय उसने पास ही एक तिजोरी देखी जिसका दरवाजा खुला हुआ था। गैंग लीडर रयू ने सैक्टा को कॉल करके आदेश दिया कि वह तुरंत योंगई को लेकर उसके पास पहुंचे, वरना वह सैक्टा के साथियों की सारी जानकारी पुलिस को सौंप देगा। ये सुनते ही सैक्टा ने योंगई की ओर मुड़ते हुए कहा कि वह थोड़ी देर में वापस आएगा और उसे अपनी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके कुछ दिनों के लिए कहीं रुकने की सलाह दी। उसने जोर देकर कहा कि योंगई उसका पीछा न करे। उसी समय योंगई को सी यून का फोन आया। सी यून ने उसे बताया कि वह गैंग के ठिकाने तक पहुंच चुका है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। लगता है कि वे सुहो को पहले ही कहीं और ले जा चुके हैं। योंगई ने तुरंत उसे एक ट्रैकिंग ऐप डाउनलोड करने को कहा और पेशकश की कि वह अपनी लोकेशन शेयर करेगी ताकि वह उसका पीछा कर सके। उसने जोर देकर कहा कि सी यून को पुलिस के साथ आना ही होगा, वरना वे सब खत्म हो जाएंगे। इसके बाद योंगई ने आग्रह किया कि वह सैक्टा के पीछे जाए। उसने सी यून से विनती की कि वह उसे साथ चलने दे। उधर सी यून को योंगी की ओर से एक मैसेज मिला जिसमें बताया गया कि सुहो संभवतः एक पार्क में हो सकता है। देरी किए बिना सी यून उस पार्क की ओर दौड़ा। उसी समय सैक्टा और योंगई भी पार्क पहुंचे, जहां गैंग लीडर से मिलने के लिए गेट खोला गया और उन्हें अंदर ले जाया गया। अंदर जाते हुए योंगई लगातार अपनी लोकेशन सी यून के साथ साझा करती रही। सैक्टा अपराध बोध से भरा हुआ योंगई से माफी मांगता है कि उसने उसे रयू की आपराधिक गतिविधियों में घसीटा। इसी दौरान सी यून पार्क पहुंचा और देखा कि गैंग की गाड़ियां बाहर खड़ी थीं। वह चुपके से दरवाजा खोलकर अंदर गया और तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। सैक्टा और योंगई अब रयू के सामने थे। रयू ने गुस्से में सैक्टा से पूछा कि क्या उसने उसे अच्छी जिंदगी नहीं दी थी या क्या वह उसे धोखा देने वाला था। फिर अचानक उसने सैक्टा को थप्पड़ मारा और एक लोहे की रॉड से मारने लगा। योंगई ने रोकने की गुहार लगाई, जिस पर रयू ने व्यंग्य में कहा कि सैक्टा में बदलाव उसी की वजह से आया है। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि योंगई को अंदर बंद कर दो। रयू ने फिर अपने 14 साल के एक छोटे गुर्गे को आदेश दिया कि वह सैक्टा को चाकू से मार डाले, ये सोचकर कि वह बच्चा जेल नहीं जाएगा। उधर योंगई को एक कमरे में बंद कर दिया गया जहां सुहो और बियुम सियोक भी थे। जैसे ही रयू सुहो को चाकू मारने वाला था, सैक्टा अचानक लौट आया और उस पर झपट पड़ा, उसे जमीन पर गिरा दिया। सैक्टा ने सबको चेतावनी दी कि अगर किसी ने कदम बढ़ाया तो वह सबको तोड़ देगा। रयू और सैक्टा के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। कई बार झेलने के बावजूद सैक्टा ने रयू को जमीन पर गिरा दिया। रयू ने चाकू उठाया, खुद को संभाला और सैक्टा को फिर गिरा दिया। तभी योंगई ने एक भारी वस्तु से रयू के सिर पर वार किया और चाकू उठाकर बाकी गुर्गों को डराया, लेकिन रयू उठ खड़ा हुआ और योंगई की गर्दन पकड़ ली, जिससे चाकू गिर गया। उसने गुस्से में कहा कि सैक्टा का बदलना सिर्फ उसकी वजह से हुआ। तभी पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। सी यून ने एंट्री ली और बताया कि पुलिस आ चुकी है और बाहर खड़ी गाड़ियों की तलाशी लेने वाली है। रयू और उसके लोग भागने लगे, लेकिन सी यून ने दौड़कर अपने दोस्तों को खोल दिया। तभी रयू लौट आया और सी यून का फोन दिखाया, जो पुलिस सायरन की आवाज चला रहा था। उसने सी यून की चालाकी की तारीफ की, फिर फोन तोड़ दिया और अपने आदमियों को हमला करने को कहा। सी यून और सुहो ने डटकर मुकाबला किया। रयू ने फिर चाकू उठा लिया और सैक्टा ने योंगई और बच्चे को भागने को कहा। वे तीनों भागे, लेकिन असली पुलिस को देखकर छुप गए। लड़ाई जारी रही। सी यून को 2 गुंडों ने लात घूंसों से मारा और रयू ने उसके गाल पर चाकू से चीरा मारा। ठीक उसी समय पुलिस पहुंची और अपने हथियार तान दिए। रयू ने एक गुंडे को पुलिस की तरफ धक्का दिया और भागने लगा। सी यून ने उसका पीछा किया। थोड़ी दूर जाकर रयू रुका, सोचा कि बच गया है, लेकिन सी यून उसके पीछे पहुंच गया। सी यून ने एक लकड़ी की छड़ी उठाई और हमला करने बढ़ा, लेकिन रयू ने उसे पछाड़ दिया। रयू चाकू निकालकर उसे मारने ही वाला था कि तभी सुहो पहुंचा और कहा, अब लड़ाई शुरू करो। सुहो ने उसके वारों को चतुराई से टाला और दोनों दोस्तों ने मिलकर रयू को काबू में लिया। सुहो ने उसका चाकू छीन लिया, लेकिन रयू ने उसे गला पकड़कर दबोच लिया। सी यून ने जल्दी से अपनी बेल्ट उतारकर रयू की गर्दन कस दी, लेकिन रयू ने उसे भी गिरा दिया। फिर सुहो ने लड़ाई जारी रखी, लेकिन वह भी घूंसे खा रहा था। यह देखकर सी यून ने एक ईंट उठाई और जैसे ही सुहो ने एक जोरदार किक मारी, रयू लड़खड़ाकर गिर गया और बेहोश हो गया। इसके बाद सुहो ने सी यून से पूछा, तुम अकेले उसके पीछे क्यों गए? सी यून बोला, क्या तुम भी नहीं आए थे? सुहो ने उसे पागल कहा, फिर मिलकर रयू को बांध दिया। उधर भागते हुए योंगई को सैक्टा ने दरवाजे से धक्का देकर बाहर निकाला और कहा, तू निकल जा, तेरा इससे कोई लेना देना नहीं। वह बच्चा योंगई को खींचकर बाहर ले गया। जैसे ही पुलिस अंदर पहुंची और सुहो की ओर बंदूकें तान दी, कुछ ही पलों में कई और पुलिस कारें आ गईं और सभी गैंग के सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया। गैंग लीडर को जब पुलिस वैन में ले जाया जा रहा था तो उसकी मुलाकात सैक्टा से हुई। उसने उसका अपमान किया, लेकिन जवाब में सैक्टा ने उसके चेहरे पर जोरदार हेडबट मारा। इसके बाद तीनों लड़के सी यून, सुहो और बियोम सियोक राहत की सांस लेते हुए फिर से मिल गए। एक पुलिस अफसर आया और उनसे कहा कि सी यून और बियोम सियोक को थाने चलना होगा बयान देने के लिए। थाने में एक काले सूट वाला आदमी उनके पास आया और बताया कि उसने चीफ से बात कर ली है। स्कूल और उनके परिवार को इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। वह आदमी फिर सी यून से बोला, तुम जा सकते हो। जाते जाते सी यून ने पीछे मुड़कर कहा, गैंग लीडर रयू
को छोड़कर बाकी सब तो मजबूरी में थे, उन्हें माफ कर दीजिए। उसके बाद वह चला गया। बियोम सियोक ने उस आदमी से गुजारिश की, मेरे पापा को मत बताइए, लेकिन उस आदमी ने कहा कि यह मुमकिन नहीं है और बियोम सियोक को एक कमरे में ले गया जहां रय्यू को बंद किया गया था। उसने बताया कि बियोम सियोक के पिता, जो एक सांसद हैं, चाहते हैं कि रय्यू को उसकी हरकतों की सजा मिले। उसने खुद रय्यू के चेहरे पर एक मुक्का मारा और बियोम सियोक को भी सिखाया कि सही तरह से मुक्का कैसे मारा जाए। रय्यू ने उसे उकसाया जब तक कि गुस्से में बियोम सियोक वहां से बाहर न चला गया। थाने के बाहर सी यून को योंगाई मिली। उसने तुरंत पूछा कि क्या सेक्टा ठीक है। सी यून ने आश्वस्त किया कि वह सिर्फ पूछताछ में है, सब ठीक हो जाएगा। योंगाई ने बताया कि बाकी लड़के तो अब जा चुके हैं, शायद अपने घर लौट गए। सी यून फिर यंगाई को अस्पताल में सुहो से मिलने ले गया। वहां उसने सुहो से यह कहा कि बियोम सियोक के पिता ने सब कुछ संभाल लिया था, जिससे उन्हें किसी भी तरह की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। सुहो ने मजाक में कहा कि बियोम सियोक के पिता को कोई अध्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि उनके सचिव ने सुहो का अस्पताल का खर्च भी उठाया था। सी यून ने स्पष्ट किया कि बियोम सियोक के पिता एक सांसद हैं। फिर तीनों ने हल्की फुल्की बातचीत की। अब राहत महसूस कर रहे थे कि वे सुरक्षित हैं। इस बीच बियोम सियोक के घर उसके सांसद पिता ने गोल्फ क्लब थामते हुए उसे बिस्तर पर लेटने का आदेश दिया। फिर उसने बियोम सियोक को गोल्फ क्लब से लगातार पीटना शुरू कर दिया। अगले दिन बियोम सियोक स्कूल पहुंचा और वहां उसकी क्लासमेट्स ने उसे घेर लिया। वे यह जानने के लिए एक्साइटेड थे कि क्या वह, सी यून और सुहो वाकई उस गैंग को खत्म करने में सफल रहे थे जो जुआ वेबसाइट चला रहे थे। बियोम सियोक ने यह पुष्टि की और वे सब उसकी सराहना करने लगे। सवालों की झड़ी लगा दी। लंच के समय तीनों दोस्त साथ बैठे और बियोम सियोक ने सुझाव दिया कि वे वीकेंड में साथ में खाना खाने जाएं। जब बियोम सियोक ने अपने दोनों दोस्तों को यंगाई के बारे में बात करते सुना तो उसने उत्सुकतावश पूछा कि वह कौन है। उसे जल्दी ही पता चला कि वह वही लड़की है जिसने अगले दिन रयू को सिर पर मारा था। जब सी यून ने बताया कि यंगाई कुछ समय के लिए सुहो के घर रह रही है तो बियोम सियोक का चेहरा असहज हो गया। अगले दिन जब बियोम सियोक अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, उसने अपनी सेविंग से कुछ पैसे निकाले ताकि उन्हें खाना खिला सके। फिर उसने सुहो का इंस्टाग्राम चेक किया और उसके फॉलोइंग लिस्ट पर क्लिक किया जहां उसने एक लड़की का प्रोफाइल देखा। जब उसने प्रोफाइल खोला तो उसने यंगाई के बहुत सारे फोटोज देखे जिनमें वह और सुहो एक साथ थे। कुछ तस्वीरें तो काफी पर्सनल लग रही थी। बियोम सियोक ने तस्वीरों को स्क्रॉल किया और उसकी भावनाएं धीरे धीरे उदास होती गईं। बाद में वह सुहो और यंगाई से मिलने गया। कोशिश की कि वह सुहो से बातचीत कर सके, लेकिन सुहो तो यंगाई के कमेंट्स में ही व्यस्त दिखे, जिससे बियोम सियोक को अकेलापन महसूस हुआ। जब वे एक कैफे पहुंचे तो यंगाई ने उत्साहित होकर सुहो का हाथ पकड़कर उसे बगल में बैठने के लिए कहा, जिससे बियोम सियोक को स्पष्ट रूप से गुस्सा आया। कुछ समय बाद सियून वहां पहुंचा और उसने सुहो और यंगाई से खुशमिजाज बातचीत शुरू कर दी, जबकि बियोम सियोक और अधिक अकेला महसूस कर रहा था। बाद में सबने कराओके का मजा लिया, लेकिन बियोम सियोक सुहो और यंगाई को एक साथ देखकर असहज हो गया और बाहर जाकर कुछ ड्रिंक लाने का बहाना बनाया। उसने अपने पुराने स्कूल के दोस्तों का एक ग्रुप देखा और तुरंत उन्हीं से बचने के लिए छिप गया। बियोम सियोक एक रूम में गया और अपने दोस्तों को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि उसने अपना फोन कैरियोके रूम में ही छोड़ दिया था। जब वह वापस आया तो उसने देखा कि सुहो का फोन यंगाई के पास था और वह एक कॉल पर बात कर रही थी। बियोम सियोक ने गुस्से में फोन छीन लिया और यंगाई को डांट दिया। सुहो ने जल्दी से दखल दिया, लेकिन यंगाई नाराज होकर बाहर चली गई। सुहो ने उसका पीछा किया ताकि उसे शांत कर सके। कुछ समय बाद बियोम सियोक के पुराने स्कूल के सहपाठियों ने कैरियोके रूम में आकर उसे जोर जोर से तंग किया। सी यून ने बियोम सियोक के लिए खड़ा होते हुए उन सभी को डांटा और अंत में वे सब वहां से चले गए। अगले दिन जब बियोम सियोक अपनी डेस्क पर बैठा हुआ था तो उसके पास कुछ सहपाठी जोर जोर से बात कर रहे थे। गुस्से में आकर बियोम सियोक ने उन्हें चुप रहने को कहा, जब उनमें से एक लड़के ने उसकी ओर ताना मारा। बियोम सियोक तुरंत उसे कॉलर से पकड़कर खींचने लगा। सी यून ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन बियोम सियोक लगातार आक्रामक होता जा रहा था। सुहो ने आकर बियोम सियोक को हाथ से खींचते हुए उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन बियोम सियोक ने उसे झटके से हटा दिया और कहा कि उसे छूने की कोशिश न करे, फिर अकेला चल दिया। यह पता चला कि वे लड़के जो पिछले रात कैरियोके बार में थे वही लड़के थे जिन्होंने बियोम सियोक को अपने पुराने स्कूल में तंग किया था। अब वे उसे लगातार फोन करके उसे मिलने के लिए मजबूर कर रहे थे। अगले दिन सी यून और सुहो बियोम सियोक के घर गए। बियोम सियोक ने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। सुहो ने देखा कि घर काफी बड़ा और खूबसूरत था और उसने परिवार की एक तस्वीर पर टिप्पणी की जिसमें बियोम सियोक का परिवार खुश नजर आ रहा था। बियोम सियोक ने कहा कि वे असल में उसका परिवार नहीं थे। उसके पिता ने उसे गोद लिया था जब वह राजनीति में आया था ताकि अपनी सार्वजनिक छवि को बढ़ावा दे सके। सी यून ने फिर उन बुलीज के बारे में बात की जिन्हें उन्होंने कैरियोके में देखा था और इस पर बियोम
सियोक ने अपने दोस्तों से कहा कि ये वही लड़के थे जिन्होंने उसे पुराने स्कूल में परेशान किया था। उन्होंने उसे बार बार अस्पताल भेजा और अंततः स्कूल बदलने के लिए मजबूर किया। उसने बताया कि कैरियोके बार में उनसे मिलने के बाद वे उसे लगातार कॉल कर रहे थे ताकि वह उनके साथ घूमे। सुहो ने पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे थे, तो बियोम सियोक ने कहा कि वह हमेशा चुपचाप रहता था, लेकिन वे उसे अपनी स्थिति को ऊंचा दिखाने के लिए निशाना बना रहे थे। सुहो ने यह सुझाव दिया कि वे उन बुलियों को कॉल करें और उनसे माफी मांगवाएं। वे बुली जो अब फिर से एक कैरियोके में थे, बियोम सियोक का कॉल देखकर उत्साहित होकर उसे शामिल होने के लिए आमंत्रित करने लगे। बियोम सियोक सी यून और सुहो के साथ वहां पहुंचा और उसने रिंग लीडर से माफी की सख्ती से मांग की। जब रिंग लीडर बियोम सियोक को चिढ़ाते हुए उसके बारे में मजाक करने लगा तो सुहो ने तेजी से उसका कान मरोड़ा और उसे सख्ती से माफी मांगने को कहा। बुली की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने मजबूरी में माफी मांगी, लेकिन बियोम सियोक ने तुरंत इसका जवाब देते हुए कहा कि यह माफी दिल से नहीं आई और चेतावनी दी कि अगर उसने ऐसा ही किया तो वह उसे मार देगा। बिना किसी हिचकिचाहट के बियोम सियोक ने उस बदमाश को जोर से थप्पड़ मारा, जिससे वह गुस्से में आ गया और उसने पलट कर थप्पड़ मारा, जिससे बियोम सियोक के चश्मे जमीन पर गिर गए। सुहो ने बदमाश को कॉलर से पकड़ लिया, लेकिन बियोम सियोक अब गुस्से में आकर माइक उठाया ताकि बदमाश को मारे, लेकिन सुहो ने उसे समय रहते रोक लिया। बियोम सियोक के अत्यधिक गुस्से से चौंकते हुए सुहो ने उसे पकड़ लिया और काओकेरे के रूम से बाहर खींच लिया। सी यून ने पीछे रहकर बदमाशों को यह ताकीद की कि वे बियोम सियोक को फिर से परेशान न करें। बाहर बियोम सियोक ने सुहो से कहा कि वह फिर कभी उसके पास हाथ न डाले। गुस्से में बियोम सियोक ने सुहो पर कुछ ऐसे शब्दों से हमला किया जिससे सुहो का गुस्सा भड़क गया। सुहो ने बियोम सियोक को दीवार से चिपका दिया और गुस्से में कहा। फिर थोड़ी देर बाद बियोम सियोक गुस्से के साथ चला गया। सीयून ने बियोम सियोक से पूछा कि क्या हो रहा है, लेकिन बियोम सियोक ने कहा कि वह ठीक है और बिना किसी समझाए वहां से चला गया। जब वह जा रहा था तो वही बदमाश जिनसे अभी तक वह भिड़ चुका था उसे बार बार कॉल कर रहे थे। वे अब उससे हिसाब चुकता करना चाहते थे। बियोम सियोक ने जल्दी से उनसे बचने की कोशिश की, लेकिन वह यंग बिन के 2 गुर्गों से टकरा गया। इन बड़ी बड़ी गुंडों को देखकर पुराने बदमाश डरने लगे। उन्होंने बियोम सियोक पर गालियां दी, लेकिन उसके नए दोस्तों ने बीच में आकर कमजोर बदमाशों को खींच लिया और उन्हें एक अच्छी धुलाई दी। रिंग लीडर बदमाश ने बियोम सियोक को चिढ़ाया तो बियोम सियोक ने उसे लात मारी और फिर अपनी भड़ास निकालते हुए उसे बार बार लातें मारी। इसके बाद उसके नए दोस्तों ने उसका उत्साह बढ़ाया, जिससे बियोम सियोक का गुस्सा और बढ़ गया। अंत में उसे एक ऐसा समूह मिल गया जो उसकी रक्षा करेगा और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। इसके बाद उन्होंने सब मिलकर क्लब जाने का फैसला किया। बियोम सियोक ने पैसे का एक ढेर निकाला और उन्हें मौज मस्ती करने के लिए उकसाया, जिससे उसके नए दोस्त उससे प्रभावित हो गए। उन्होंने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना शुरू किया और बियोम सियोक ने दिखाने के लिए कि वह उनके साथ सामंजस्य बैठा सकता है, शराब पीने की शुरुआत कर दी। बाद में उसने सुहो का इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखा और अनफॉलो बटन पर टिक किया। कुछ देर सोचने के बाद उसने अनफॉलो कर दिया। बियोम सियोक ने अपने नए दोस्तों को प्रभावित करने के लिए फ्लर्टिंग के हुनर का प्रदर्शन किया। शराब की बोतल पकड़े हुए वह सुंदर लड़कियों के टेबल के पास गया और उन्हें अपनी चतुराई से प्रभावित किया। एक लड़की ने भी उसे एक ड्रिंक दिया, जिससे वह और भी विश्वास से भरा हुआ महसूस करने लगा। अगले दिन बियोम सियोक कक्षा में देर से पहुंचा और उसकी तबीयत हल्की सी खराब थी, क्योंकि रात को शराब पी थी। जब सीयून ने पूछा कि क्या वह शराब पीकर आया है, तो बियोम सियोक ने सवाल को नजरअंदाज किया और कक्षा के पिछले हिस्से में जाकर पहले रात मिले 2 बदमाशों से बात करने लगा। वह खुश था, जिससे सीयून को कोई शक नहीं हुआ। लैब सत्र के दौरान बियोम सियोक ने सीयून और सुहो के साथ बैठने के बजाय बदमाशों के साथ बैठने का फैसला किया और उनके साथ हंसी मजाक करता रहा। सीयून चिंतित हुआ और बियोम सियोक को बाहर बुलाया ताकि उनसे बात कर सके। बाहर सीयून ने पूछा कि वह अचानक उन बदमाशों के इतना पास कैसे आ गया। बियोम सियोक ने घमंडी तरीके से जवाब दिया कि यह सीयून का मामला नहीं है और सुहो पर आरोप लगाया कि वह शुरू से ही उसे नीचा समझता था। ठीक उसी समय सुहो पीछे से आया और पूछा कि क्या बियोम सियोक उसके पीछे बात कर रहा है। बियोम सियोक ने ठंडे तौर पर कहा, तो क्या हुआ अगर मैं बात कर रहा हूँ, और चला गया। कुछ समय बाद रात को एक बदमाश ने बियोम सियोक को क्लब में ले जाकर यंग बिन से मिलवाया, जो उनके समूह का नेता था। यंग बिन ने बियोम सियोक को अपने दोस्तों से मिलवाया, जिसमें कुछ सुंदर लड़कियां और एक मशहूर बॉक्सिंग खिलाड़ी भी था। जब यंग बिन ने पूछा कि क्या बियोम सियोक अब सीयून और सुहो से मिलना छोड़ चुका है, तो बियोम सियोक ने चिढ़ते हुए कहा कि सुहो हमेशा खुद को कोई राजा समझता था। यंग बिन हंसा और कहा कि सुहो को एक दिन सबक सिखाना पड़ेगा। स्कूल में बियोम सियोक अपने नए दोस्तों के साथ और करीब आ गया। उसने उनके साथ सिगरेट पीनी शुरू कर दी और रोमांटिक मामलों पर बात करने लगा। वह अपनी सीट भी बदलकर बदमाशों के पास बैठने लगा। सीयून चिंतित हुआ और बाद में उन बदमाशों से कहा कि बियोम सियोक का फायदा न उठाएं, क्योंकि सारे पैसे जो वे पार्टी करने और जूते खरीदने के लिए खर्च करते थे बियोम सियोक से आते थे। बाद में सीयून ने सुहो से पूछा कि बियोम सियोक ने उनसे दूरी क्यों बनाई है, लेकिन सुहो ने कहा कि अब उसे बियोम सियोक की चिंता नहीं करनी चाहिए। कुछ देर बाद एक बदमाश अपने दोस्तों और बियोम सियोक के साथ खाने के लिए लाइन में बिना खड़े हुए चला आया। सुहो ने जोर से पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि वह लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं समझते, और फिर बदमाश को धक्का दे दिया। बाकी सब लाइन में खड़े हो गए, लेकिन बियोम सियोक वहीं खड़ा रहा, हिलने से मना कर दिया। सुहो उसके पास गया, उसे घूरते हुए कहा कि लाइन में
खड़े हो। बियोम सियोक ने नफरत से कहा, मैं नहीं चाहता, और फिर सुहो ने उसे भी धक्का दे दिया। बियोम सियोक गुस्से में खड़ा हुआ, फिर अपने दोस्तों के साथ बाहर चला गया। बाहर बियोम सियोक ने एक बदमाश से पूछा कि क्या ऐसा कोई है जो सुहो को पीट सके, और फिर उसने किसी भी कीमत पर सुहो को हरवाने के लिए पैसे देने का ऑफर दिया। उस बदमाश ने बताया कि वे पहले रात एक बॉक्सिंग खिलाड़ी से मिले थे और उसे लड़ा सकते हैं। बाद में बियोम सियोक और उसके दोस्तों ने उस बॉक्सिंग खिलाड़ी से मिलने के लिए यंग बिन के स्कूल का रुख किया और उसे 1 मिलियन वन की रकम ऑफर की। खिलाड़ी ने खुशी से स्वीकार किया और वादा किया कि वह सुहो को उसके जन्मदिन पर हराएगा और मुकाबला लाइव दिखाएगा। शाम को जब सुहो डिलीवरी करने जा रहा था तो यंग बिन और 2 बदमाशों ने उसकी मोटरसाइकिल के फ्रंट ब्रेक खराब कर दिए। बियोम सियोक ने दूर से पूरी घटना पर नजर रखी। सुहो ने जब महसूस किया कि उसके ब्रेक काम नहीं कर रहे तो उसने गाड़ी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वह कारों से टकरा गया और गिर गया। यह देखकर बदमाशों की टोली घबराई कि शायद सुहो को गंभीर चोटें आई होंगी या वह मारा भी जा सकता था। वे लोग जल्दी ही वहां से भाग गए, लेकिन बियोम सियोक वहां रुका रहा और परेशान कर देने वाले भाव से घूरता रहा। कुछ समय बाद सुहो होश में आया और घबराया हुआ इधर उधर देखने लगा। अगली सुबह सुहो देर से क्लास पहुंचा। उसके पैर में चोट लगी थी और वह लंगड़ाता हुआ चल रहा था। जैसे ही वह अंदर गया उसने देखा कि बियोम सियोक उसे बहुत ही तीव्र और अजीब नजरों से घूर रहा था। ब्रेक के बाद सुहो ने बियोम सियोक से कहा कि वह उसे देखना बंद करे क्योंकि इससे उसे घबराहट हो रही है, और फिर उसे वहां से चले जाने को कहा। आखिरकार सुहो का जन्मदिन आ गया। यंगाई और सी योन ने उत्साहित होकर सुहो के घर को सजाया पार्टी के लिए। उसी समय बॉक्सर फाइटिंग रिंग में सुहो का इंतजार कर रहा था। बियोम सियोक यू ने सुहो को वहां बुलाने के लिए उसे कॉल किया, लेकिन जब वह संपर्क नहीं कर पाया तो उसने एक और योजना बनाई। जब युंगाई सो रही थी और सुहो के लौटने का इंतजार कर रही थी ताकि पार्टी शुरू की जा सके, तभी उसे बियोम सियोक का एक मैसेज आया। उसमें उसने उसे थोड़ी देर के लिए बाहर मिलने को कहा और यह बात सुहो को न बताने को भी कहा, कहकर कि वह उसे एक तोहफा देना चाहता है। युंगाई ने सीयून से कहा कि वह कन्वीनियंस स्टोर जा रही है और जल्दी से बाहर निकल गई। जब वह बियोम सियोक से मिली तो उसने सबसे पहले माफी मांगी कि उसने बिना इजाजत के उसका फोन उठाया था। फिर उसने सुझाव दिया कि वह सुहो की बर्थडे पार्टी में आए और दोनों से सुलह कर ले। बियोम सियोक ने घमंड से कहा कि उसके पास सुहो से सुलह करने की कोई वजह नहीं है। तभी युंगाई ने देखा कि युंग बिन और उसके गैंग के लोग पास ही छुपे हुए थे। उधर सुहो घर लौट आया था और सी यून के साथ बैठकर गेम खेल रहा था, युंगाई का इंतजार करते हुए। भूख लगने पर सुहो पिज्जा गर्म करने गया। सी यून ने युंगाई को कॉल किया, लेकिन वह नहीं मिली। तभी उसने सुहो के फोन पर युंगाई का एक मैसेज देखा जिसमें लिखा था कि उसे किडनैप कर लिया गया है और उसका पता भी दिया था। सी यून ने पूरी बात समझी और अंदाजा लगा लिया कि यह सब बियोम सियोक का बदला लेने का प्लान है। उसने युंगाई को रिप्लाई किया कि वह जल्दी पहुंच रहा है, फिर मैसेज डिलीट कर दिए और सुहो का फोन बंद कर दिया। सी यून ने सुहो से कहा कि वह थोड़ी देर के लिए कन्वीनियंस स्टोर जा रहा है और वहां से निकल गया। उधर बियोम सियोक युंगाई से पूछ रहा था कि क्या वह और सुहो रिलेशनशिप में है। उसने यह भी कहा कि सुहो उसे अपने घर में रहने देने और नौकरी ढूंढने में मदद करने के बदले कुछ न कुछ जरूर चाहता होगा। तभी सी यून उस घर में घुस आया और चारों तरफ चीजों को देखते हुए युंगाई और गैंग को ढूंढने लगा। जल्दी ही उसने गैंग मेंबर्स और युंगाई को देख लिया। उसने अपनी जेब से एक रिंच निकाली और लड़ाई के लिए तैयार हो गया। गैंग हैरान रह गया कि वहां सुहो की जगह सी यून आ गया था। बिना वक्त गंवाए सी यून ने युंगाई का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की। फिर वह बियोम सियोक की ओर मुड़ा और पूछा कि सुहो कहाँ है। गैंग ने उनका पीछा किया, लेकिन सी यून ने रिंच से उन्हें रोकते हुए युंगाई को भागने का मौका दिया और उसे पुलिस को कॉल करने को कहा। सी यून खुद एक और मंजिल की ओर भागा, लेकिन जल्दी ही गैंग ने उसे गिरा दिया। वह फिर उठा और उनसे लड़ने लगा, लेकिन वे लोग भारी पड़ गए। तभी उसने पास में रखे सीमेंट के बोरे और बाल्टी को देखा। उसने रिंच युंग बिन की तरफ फेंकी और सीमेंट का थैला गैंग के मुंह पर फेंका, जिससे वे कुछ समय के लिए अंधे हो गए। इसका फायदा उठाकर सी यून ने एक बाल्टी उठाई और उन पर वार किया, जिससे कई गैंग सदस्य गिर गए। फिर उसने मेटल रॉड उठाई और अपने दुश्मन युंग बिन को खत्म करने वाला था कि तभी बॉक्सर वहां आ गया और बीच में कूद पड़ा। सी यून ने उस पर वार किया, लेकिन बॉक्सर के तेज रिफ्लेक्स के सामने वह टिक नहीं पाया। बॉक्सर ने उस पर कई बार हमला किया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। तभी युंग बिन ने मेटल रॉड उठाया, लेकिन बियोम सियोक ने उसे रोकते हुए कहा कि सी यून का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और उसे छोड़ दे। युंग बिन बोला कि यह उसका पर्सनल मामला है। फिर उसने बियोम सियोक से कहा कि हम तेरी मदद कर रहे हैं, क्या सी यून तेरा दोस्त नहीं है या फिर हम तेरे दोस्त नहीं हैं? यह कहकर युंग बिन आगे बढ़ा और सी यून को रॉड से कई बार मारा, जबकि बियोम सियोक चुपचाप देखता रहा और फिर डर कर वहां से भाग गया। बॉक्सर ने फिर बियोम सियोक से कहा कि वह सुहो के साथ की जाने वाली ब्रॉडकास्ट को रीशेड्यूल कर दे, लेकिन आज के वक्त की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। तभी सी यून को पता चला कि पुलिस रास्ते में है और सब लोग वहां से भाग गए। युंग बिन ने जाते जाते सी यून से कहा कि वह उसे लंबे समय तक तड़पाएगा। सी यून की आंख खुली तो वह एम्बुलेंस में था। पास ही पुलिस युंगाई से बयान ले रही थी। जब वह सब कुछ बताने लगी तो सी यून ने बीच में रोकते हुए कहा कि वह अकेले ही आया था। उसने चुपचाप युंगाई से कहा कि यह सब सुहो को न बताए। उधर सुहो अपने बर्थडे पर सबका इंतजार कर रहा था, लेकिन कोई नहीं आया तो वह हैरान हो गया। अंत में उसे
उसे अपना फोन सोफे के कुशन के नीचे मिला। उधर जब बियोम सियोक बाहर निकल रहा था तब उसे सी यून का कॉल आया। सी यून ने उससे विनती की कि वह रुक जाए और सुहो को अकेला छोड़ दे, लेकिन बियोम सियोक ने फोन काट दिया। बाद में सी यून के पिता अस्पताल आए और उसके जख्म देखकर पूछा कि क्या वह फिर किसी से लड़ पड़ा। सी यून ने झूठ कहा कि वह सीढ़ियों से गिर गया था। पिता ने फिर कहा कि उसे डिस्चार्ज होने के बाद किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सी यून ने जवाब दिया, आपको अचानक मुझसे इतनी फिक्र कब से होने लगी? अगली सुबह सुहो क्लास पहुंचा, लेकिन वहां न सी यून था और न ही बियोम सियोक। उसने सी यून को कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बाद में सी यून का मैसेज आया कि उसे कुछ पर्सनल काम है, इसलिए वह कुछ दिन स्कूल नहीं आएगा। चिंतित सुहो ने युंगाई से पूछा कि वह कल रात घर क्यों नहीं आई और क्या कुछ हुआ था। युंगाई ने बस माफी मांगी और ज्यादा कुछ नहीं बताया। सच्चाई जानने के लिए सुहो सी यून के घर गया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। क्लास में उसने उन दो बदमाशों से पूछा कि बियोम सियोक क्यों नहीं आया। उन्होंने कहा कि उन्हें भी नहीं पता और उसका फोन भी नहीं लग रहा। सुहो ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर उसका संपर्क हो तो उसे कहना कि वह गाड़ी का रिपेयर पैसा चुका दे। जब उनमें से एक बदमाश चौंका तो सुहो ने उसे थप्पड़ मार दिया और धमकी दी कि अगर पैसे नहीं मिले तो वह सख्त कदम उठाएगा। डरे हुए दोनों बदमाश अपनी गैंग को रूफटॉप पर इकट्ठा करके सोचने लगे कि बियोम सियोक से कैसे संपर्क करें। उन्हें डर था कि कहीं सी यून सच में मर तो नहीं गया। तभी सुहो पास ही खड़ा था और सब सुन रहा था। उसने एक छोटे बदमाश को पकड़ लिया और हाथ से दबाव डालकर सच्चाई उगलवा ली। बदमाश ने बताया कि यह सब बियोम सियोक की प्लानिंग थी। उसी ने बॉक्सर को सी यून की पिटाई के लिए हायर किया था और ये बदमाश सिर्फ तमाशा देखने आए थे। सुहो तुरंत युंगाई के पास गया और पूछा कि सी यून किस अस्पताल में है। उसने बताया कि आज ही उसे डिस्चार्ज किया गया है और सी यून ने उसे कहा था कि वह सुहो को कुछ भी न बताए। सी यून, जो अब अस्पताल से घर आ चुका था, जब दरवाजे की घंटी सुनी तो आवाज से पहचाना कि सुहो आया है। सुहो ने कहा कि उसे एक गिलास पानी चाहिए। सी यून ने जैकेट पहनकर दरवाजा खोला। सुहो ने देखा कि सी यून के एक हाथ पर पट्टी बंधी थी, लेकिन शांत रहकर कहा, कल फाइनल एग्जाम है, तुम्हें वहां होना चाहिए। इसके बाद सुहो वहां से चला गया। उधर बियोम सियोक का पिता, जो एक जाने माने राजनेता था, पुलिस से सब कुछ जानकर घर लौटा और बियोम सियोक की बहुत पिटाई की। उसने उसे बेइज्जती कहकर चिल्लाया और कहा कि अब वह उसे विदेश भेज देगा और कभी वापस नहीं आने देगा। गुस्से में बियोम सियोक घर से भागा। बटलर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह टैक्सी में बैठ गया। बटलर ने टैक्सी की नंबर प्लेट की फोटो ले ली। टैक्सी में बैठकर बियोम सियोक ने देखा कि उसके बदमाश दोस्तों के कई मिस्ड कॉल आए हैं और सुहो का एक मैसेज भी था। मैसेज खोलते ही उसने देखा कि उसके दोस्त जमीन पर घुटनों के बल बैठे हैं और सुहो ने लिखा है, अगर तू फोन नहीं उठाएगा तो इसका अंजाम सब भुगतेंगे। इस बीच सुहो ने गैंग लीडर यंग बिन का सामना किया और उसे धमकाते हुए अपने हाथों से पीटते हुए कहा कि वह बियोम सियोक को कॉल करे और उसे बुलाए। यंग बिन ने कहा कि उसे बियोम सियोक का कुछ पता नहीं है क्योंकि उसका फोन बंद है। तभी जब सुहो यंग बिन की एक उंगली मरोड़ने ही वाला था, तभी बियोम सियोक का फोन आया। सुहो ने उससे पूछा कि वो कहाँ है और उसे छिपना बंद करने को कहा। कॉल खत्म होते ही सुहो ने यंग बिन से फिर निपटना शुरू कर दिया। बियोम सियोक ने तब उस बॉक्सर से संपर्क किया जिसे उसने पैसे देकर रखा था और उसे तुरंत सुहो को सबक सिखाने के लिए कहा। साथ में फौरन पैसे देने का वादा किया। सुहो अकेला उस बॉक्सर के ट्रेनिंग जिम पहुंचा। उधर युंगाई ने सी यून को कॉल किया और बताया कि सुहो को सब कुछ पता चल गया है। वह परेशान थी क्योंकि सुहो ने अपनी पार्ट टाइम जॉब छोड़ दी थी और उसका फोन भी बंद था। शायद वो बियोम सियोक को ढूंढने गया हो। जब सुहो जिम पहुंचा, उसने बॉक्सर और अपनी क्लास के कई बदमाशों को वहां देखा। बियोम सियोक घमंड में डूबा आगे बढ़ा और सुहो का सामना किया। सुहो शांति से उसके पास गया और पूछा कि उसने सीधे उसका सामना करने की बजाय मासूम लोगों को क्यों टारगेट किया। फिर उसने माफी मांगी अगर उसने बियोम सियोक को कभी परेशान किया हो और बदले में बियोम सियोक से सी यून और युंगाई से माफी मांगने को कहा। बियोम सियोक ने अहंकार में कहा कि उसे माफी मांगने का मन नहीं है, जिससे नाराज होकर सुहो ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। बॉक्सर ने सुहो को रिंग में स्वागत किया। सुहो ने पूछा कि क्या बियोम सियोक ने उसे पैसे दिए हैं उसे हराने के लिए। उसने कहा कि उसे बस थोड़ा वार्म अप चाहिए। फिर तुरंत उन बदमाशों पर घूंसे और लातों की बरसात कर दी। उसने बॉक्सर को याद दिलाया कि वो पहले भी उसे हरा चुका है। बॉक्सर ने सुहो को रिंग में चुनौती दी और लाइव वीडियो में ऐलान किया कि वह उसी इंसान से लड़ने जा रहा है जिसने उसे मिडिल स्कूल में हराया था। मैच शुरू हुआ और दोनों एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमने लगे। बॉक्सर ने पहले सुहो की टांग और फिर शरीर पर किक मारी, लेकिन जल्दी ही सुहो ने उसे पछाड़ दिया। उसे गिराया और उसके चेहरे पर लगातार घूंसे बरसाए। बॉक्सर ने सुहो को लात मारकर दूर किया और खड़ा होकर तेज पंच और किक से हमला किया। सुहो ने उसका जवाब दिया और उसे फिर से नीचे गिरा दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। बाहर खड़े एक बदमाश ने सुहो की टांग पकड़ी, जिससे वह गिर गया और बॉक्सर ने इस मौके का फायदा उठाते हुए उसके चेहरे पर जोरदार किक मारी, जिससे सुहो बेहोश हो गया। बियोम सियोक घमंड में भरकर रिंग में आया और सुहो को ताना मारते हुए पूछा कि वो खुद को क्या समझता है और ये कि उसके जैसा कोई उसके सामने इस तरह कैसे देख सकता है। कमजोर हालत में भी सुहो ने बियोम सियोक से कहा कि दूसरों को दोष देना बंद करे और खुद को संभाले। गुस्से में बियोम सियोक ने उस पर लगातार
किक बरसाई और उसके दोस्त भी उसे मारने में शामिल हो गए। बॉक्सर ने फिर लाइव वीडियो बंद कर दिया ताकि वे बिना किसी गवाह के सूहो को बेरहमी से पीट सकें। वे सूहो को तब तक कुचलते रहे जब तक बियोम सियोक के पॉलिटिशियन पिता के सेक्रेटरी वहां नहीं पहुंच गए। बटलर ने बियोम सियोक को अलग किया लेकिन वो नहीं माना। एक बदमाश ने सूहो की नब्ज देखी और पाया कि वह सांस नहीं ले रहा, जिससे सब घबरा गए और भागने लगे। सेक्रेटरी ने उन्हें रोका और कहा कि चूंकि वे आखिरी लोग थे जिन्होंने सूहो को छुआ, इसलिए वे भी फंस सकते हैं। उसने कहा कि वह सब संभालेगा। बियोम सियोक कांपते हुए सूहो के पास घुटनों पर बैठ गया और उसे जागने की गुहार करने लगा। सेक्रेटरी के आदमी उसे वहां से ले गए। उधर सी यून युंगाई के साथ उस जगह पहुंचा जहां वे सूहो को ढूंढ रहे थे, लेकिन वह वहां नहीं था। सेक्रेटरी ने बदमाशों को झूठी कहानी बताने को कहा कि सूहो उनके साथ वर्कआउट करने आया था और अचानक बेहोश हो गया। उसने बॉक्सर को वीडियो डिलीट करने और सारे सीबीसी फुटेज मिटाने का आदेश दिया। जब पुलिस पहुंची, उन्होंने बदमाशों और बॉक्सर से बयान लिए। सूहो को एम्बुलेंस में ले जाया गया। सेक्रेटरी ने सूहो के फोन से सी यून को मैसेज किया कि वह वर्कआउट में बिजी है और कॉल नहीं उठा सकता। बाद में बियोम सियोक के पिता ने गुस्से में उसे थप्पड़ मारा और कहा कि जब वह उसे फिलीपींस भेजेगा तो उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। डरे हुए बियोम सियोक ने बटलर से सूहो की हालत पूछी, लेकिन बटलर चुप रहा। अगले दिन सी यून ने अपना फाइनल एग्जाम दिया और देखा कि सूहो और बियोम सियोक दोनों गायब थे। एग्जाम खत्म कर उसने फोन देखा तो युंगाई के कई मिस्ड कॉल थे। फोन करने पर उसे पता चला कि सूहो अस्पताल में बेहोश है। युंगाई ने बताया कि कोई आया था, सूहो का सारा अस्पताल खर्च चुका दिया और उसकी दादी से कुछ पेपर पर साइन करवा लिए, शायद बियोम सियोक से जुड़े हुए। सी यून तुरंत अस्पताल भागा जहां सूहो की दादी उसकी देखभाल कर रही थी। सी यून की आंखों में आंसू आ गए जब उसने सूहो को वेंटिलेटर पर गंभीर हालत में बेहोश देखा। युंगाई ने उसे घर जाकर आराम करने को कहा क्योंकि अगला एग्जाम अभी बाकी था। सी यून ने गुस्से से सूहो को देखा और वहां से निकल गया। उधर सेक्रेटरी ने बियोम सियोक से कहा कि वह अपने पॉलिटिशियन पिता के साथ स्कूल जाकर सभी से अलविदा कहे। बियोम सियोक ने फिर से सूहो की हालत पूछी तो सेक्रेटरी ने कहा कि वो जिंदा है, लेकिन अगर उसे जिंदा रखना है तो अपना बर्ताव सुधारे। सी यून एक दूसरे स्कूल पहुंचा और यंग बिन की क्लास पूछी। जब यंग बिन क्लास में आया तो सभी सहमे हुए थे। अचानक सी यून ने उसका सिर पकड़कर उसे डेस्क पर पटका और जमीन पर गिरा दिया। उसने यंग बिन से पूछा कि वो कमीना कहाँ है। फिर उसने एक पेन लेकर यंग बिन के कंधे में घुसा दिया और बॉक्सर का लोकेशन बताया। यंग बिन डर के मारे सब कुछ बता बैठा कि बॉक्सर जिम में है, वो खुद नहीं था, बस वीडियो देखा था और बियोम सियोक ही इस सब का मास्टरमाइंड था। उसने वीडियो भी दे दिया। सी यून ने उसे फिर एक मुक्का मारा और फोन लेकर वीडियो देखा जिसमें बियोम सियोक बेरहमी से सूहो को मार रहा था। बियोम सियोक अपनी गाड़ी में अपने पॉलिटिशियन पिता के साथ स्कूल जा रहा था। तभी युंगाई बीच में आ गई। उसने बियोम सियोक से पूछा कि क्या वही सूहो की हालत का जिम्मेदार है। दो बॉडीगार्ड्स ने युंगाई को खींचकर हटा दिया। बियोम सियोक के पिता ने उसे फिर फटकारा। बियोम सियोक ने युंगाई को दोष दिया कि जब तक वो नहीं आई थी सब ठीक था। स्कूल पहुंचकर बियोम सियोक एग्जाम देने गया। उधर सी यून एक लोहे की रॉड लेकर अकेले जिम पहुंचा। उसने बॉक्सर पर पीछे से हमला किया, लेकिन बॉक्सर ने बचकर उसे घूंसा मारा। सूहो की सिखाई तकनीक याद करके सी यून ने फिर हमला किया, लेकिन वह गिर पड़ा। बॉक्सर ने उसके बाल पकड़कर उसे पीटा। सी यून ने हिम्मत जुटाकर बॉक्सर की लेस से उसका गला दबाया, लेकिन बॉक्सर ने उसे जोर से लात मारकर दूर फेंक दिया। बॉक्सर ने चेहरे पर वार किया, लेकिन सी यून ने वजन प्लेट से उसके पैर पर मारा, जिससे वह गिर पड़ा। बॉक्सर ने मान लिया कि बियोम सियोक ही बार बार सूहो के सिर पर लात मार रहा था। उसने तो बस रिंग में लड़ाई की थी, लेकिन इतना कुछ नहीं चाहता था। सी यून ने फिर वजन प्लेट उठाकर उसके टखने पर मारा। बियोम सियोक स्कूल पहुंचा और क्लास में गया। सी यून ने क्लास में आग बुझाने वाला सिलेंडर उठाया और बदमाशों पर हमला किया। एक को पटका, दूसरे को मुक्का मारा और सभी को बेहोश कर दिया। फिर बियोम सियोक से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही रोका था, हम कभी दोस्त थे। सी यून ने बियोम सियोक को गिराया, मारने ही वाला था लेकिन रुक गया और पूछा, क्यों किया ये सब? बियोम सियोक बोला, मुझे नहीं पता। सी यून ने उसे मारा नहीं और चला गया। प्रधानाचार्य और नेता ने उसे जाते देखा। सी यून ने कांच तोड़ा और चिल्लाया, मुझसे क्या चाहते हो सब? फिर रोता हुआ निकल गया। सी यून अस्पताल गया और सूहो के पास बैठकर सो गया। अचानक सपना आया। सूहो बोला, तू पागल है क्या, यहाँ तक आ गया? दोनों ने माफी मांगी और मुस्कुराए, लेकिन असल में सूहो अब भी कोमा में था। कुछ समय बाद बियोम सियोक पढ़ाई के लिए फिलीपींस चला गया। किसी को नहीं पता उसका क्या हुआ। युंगाई ने खुद को सबके जीवन से अलग कर लिया। पॉलिटिशियन ने पहले सी यून को सुधार गृह भेजना चाहा, लेकिन वीडियो देखकर छोड़ दिया। पर उसने यह पक्का किया कि कोई स्कूल सी यून को न ले। सिर्फ एक दूर गांव का स्कूल तैयार हुआ। माँ उसे अंदर छोड़ना चाहती थी, लेकिन वह अकेला गया। पिता ने कहा, तूने बहुत अच्छा किया। क्लास में बदमाश लड़के थे। सी यून का परिचय हुआ। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। एक बदमाश ने उसकी किताबें जमीन पर फेंकी और कहा, तू मेरा गुलाम बनेगा। सी यून बोला, मुझे यही उम्मीद थी। उसने एक पेन उठाया और उस बदमाश की आंखों में सीधा देखा। थोड़ी देर बाद किसी ने एक टैटू वाले लड़के को बताया कि नया लड़का उनके आदमी को हरा चुका है। उसने पूछा, अब क्या करना है? योन सी यून एक साइकेट्रिस्ट से बात कर रहा होता है। वो बताता है कि उसे नींद नहीं आती क्योंकि
उसे हर रात डरावने सपने आते हैं। ये सपने उसके दोस्त सूहो से जुड़ी घटना के बारे में होते हैं, जो अभी भी कोमा में है। अब सी यून ने एक नया स्कूल ज्वाइन किया है, यूनजांग हाई स्कूल। ये स्कूल भी पहले वाले की तरह अराजक और उलझा हुआ है। स्कूल में अफवाहें फैल रही हैं कि उसने अपने पिछले स्कूल में किसी को मार डाला था, इसलिए उसे यहाँ ट्रांसफर किया गया। इस वजह से ज्यादातर लड़के उससे डरते हैं और उसे दूर रहते हैं। ह्यो मान इस स्कूल का गुंडा है और उसका चमचा है सीओ जूनताए। जूनताए पूरे स्कूल में बच्चों को स्नैक्स पहुंचाता है। ये काम उसे ह्यो मान ने दिया है। ह्यो मान ने उसे एक लिस्ट दी है जिसमें कई काम करने हैं। उनमें से एक है अपने सभी क्लासमेट्स के फोन चुराना। स्कूल खत्म होने से पहले ह्यो मान उस लिस्ट को चेक करता है और देखता है कि जूनताए ने सी यून के आगे लिखा है, इससे पंगा न लें। ये देखकर ह्यो मान गुस्से से पागल हो जाता है। जूनताए की पिटाई करता है और उसे कहता है कि आज के दिन खत्म होने से पहले वो सी यून का फोन चुराए। जूनताए क्लास मॉनिटर है। स्कूल की नियम है कि सभी स्टूडेंट्स को सुबह में अपने फोन जमा करने होते हैं, जो उन्हें शाम को वापस मिलते हैं। उसी दिन जब जूनताए टीचर से फोन इकट्ठा करता है, वह सी यून का फोन चुपके से चुरा लेता है और ह्यो मान को दे देता है। बाद में जब सी यून अपने फोन के बारे में पूछता है, जूनताए ऐसा दिखाता है जैसे उसे कुछ नहीं पता। लेकिन जब सी यून चुपचाप और बिना शिकायत के फोन के खोने की बात स्वीकार कर लेता है, तो जूनताए को अंदर से बहुत अपराध बोध होता है। क्लास के बाद वह सी यून के पीछे जाता है और माफी मांगने की कोशिश करता है। सी यून को पहले से पता होता है कि जूनताए फोन चुराता है, इसलिए वह उसे डरपोक कहता है और कहता है कि वो उसे मूर्ख समझता है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। उस शाम सी यून अपनी माँ के साथ नया फोन खरीदने जाता है। इस दौरान वे बात करते हैं कि सी यून को विदेश पढ़ाई के लिए जाना है और उसकी माँ इस बात से दुखी होती है कि वह उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पा रही। अगली सुबह सी यून अपने दोस्त सूहो से मिलने अस्पताल जाता है। सूहो अभी भी कोमा में है। सी यून उसे बताता है कि वो रात में सो नहीं पाता और उसने जूनताए को डरपोक कहा। लेकिन फिर भी सी यून सोचता है कि असल में वह खुद जूनताए से भी बड़ा डरपोक है। वह अस्पताल में बैठकर सूहो को मैसेज लिखता है जैसे वो उससे बात कर रहा हो। स्कूल में सी यून देखता है कि ह्यो मान और उसके गुंडे जूनताए को सीढ़ियों पर मार रहे हैं। उसे अपने पुराने स्कूल की घटनाएं याद आने लगती हैं। एक पल के लिए वो सोचता है कि इन गुंडों की पिटाई कर दे, लेकिन फिर वो कुछ नहीं करता और चुपचाप क्लास चला जाता है। लंच टाइम पर जूनताए सी यून के पास आता है। वह उसके लिए स्नैक और ड्रिंक लाता है क्योंकि सी यून लंच ब्रेक में सोया रहता है। जूनताए कबूल करता है कि वह फोन चुराता है और ह्यो मान को देता है। वह कहता है कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता। वह बताता है कि अब वो डरपोक नहीं बनना चाहता और सी यून से सीखना चाहता है। सी यून उसे न्यूटन का तीसरा नियम बताता है, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी अगर तुम कुछ करोगे तभी कुछ बदलेगा। घर जाते समय जूनताए न्यूटन के नियमों के बारे में और जानकारी इंटरनेट पर ढूंढता है। तभी ह्यो मान के गुंडों का फोन आता है, लेकिन सी यून फोन नहीं उठाता। उस समय गुंडे एक बार में शराब पी रहे होते हैं और जूनताए से बिल भरवाना चाहते हैं। जब जूनताए जवाब नहीं देता, ह्यो मान खुद पैसे देता है और कहता है कि उसे एक गैंग यूनियन से बात करनी है। असल में ये यूनियन स्कूल के गुंडों का गैंग है जिसे सियोंगजे लीड करता है। ह्यो मान उस गैंग में शामिल होना चाहता है। सियोंगजे उस वक्त एक साइबर कैफे में गेम खेल रहा होता है। ह्यो मान उससे मिलता है और कहता है कि वह अगला टास्क पूरा करना चाहता है, 100 फोन चुराने का। तभी वहाँ एक बड़ा आदमी सियोंगजे की बुराई करता है और उसे सिर्फ एक हाई स्कूल का लड़का कहता है। सियोंगजे हंसते हुए उसका सिर टेबल पर पटक देता है। ये देखकर ह्यो मान डर के मारे वहाँ से जल्दी भाग जाता है। अगली सुबह जूनताए स्कूल जल्दी पहुंच जाता है। उसने न्यूटन के पहले नियम से समझा कि अगर कोई चीज स्थिर है तो उसे बदलने के लिए कोई बाहरी ताकत जरूरी होती है। इसीलिए वो ह्यो मान और उसके गुंडों के लॉकर्स में घुसकर सारे चोरी हुए फोन वापस कर देता है और हर एक के लिए माफी का नोट भी छोड़ता है। फिर वह थक कर सो जाता है। जब सी यून स्कूल आता है, वह छात्रों को जूनताए के काम की चर्चा करते सुनता है। वे ह्यो मान के रिएक्शन को लेकर डरे हुए हैं और जूनताए के लिए चिंता करते हैं। ह्यो मान को जब यह पता चलता है तो वह गुस्से में क्लास की ओर दौड़ता है। जूनताए जानता था कि ऐसा होगा, इसलिए वह अपने मुंह में ब्रेड रखता है जिससे मुंह की चोट कम हो और अपना चश्मा उतार देता है। वह ह्यो मान का सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे बहुत बुरी तरह पीटा जाता है। सी यून चुपचाप खड़ा होकर यह सब देखता है। इन घटनाओं को देखकर उसे फिर से सूहो की याद आती है, खासकर जब पहली बार सूहो ने उसे किसी पर कुर्सी फेंकने से रोका था। और अब जब ह्यो मान जमीन पर पड़े जूनताए पर कुर्सी से हमला करने की कोशिश करता है तो सी यून आगे बढ़कर बीच में आ जाता है। वही दूसरी तरफ हमें दो नए किरदारों से मिलवाया जाता है, पार्क हू मिन और गो ह्यून ताक। ये दोनों स्कूल की बास्केटबॉल टीम के सदस्य हैं। जब सी यून और ह्यो मान के बीच क्लास 4 में लड़ाई चल रही होती है, ह्यून ताक और उसके दोस्त इस बात की शिकायत कर रहे होते हैं कि ह्यू मिन के सस्पेंशन की वजह से वे बास्केटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पा रहे। ह्यून ताक जब बास्केटबॉल टूर्नामेंट के बारे में टीचर से बात करने जा रहा होता है, तब वह क्लास 4 में हो रही हलचल को देखता है और बाकी छात्रों के साथ अंदर चला जाता है। उस वक्त सियोन खुद को ह्यो मान से लगातार पिटने दे रहा होता है। वह पलटकर वार नहीं करता। अचानक सियोन ह्यो मान का एक पंच चकमा देकर बचता है, जिससे ह्यो मान और गुस्से में आ जाता है। तभी ह्यून ताक बीच में आता है और ह्यो मान को रोकता है। ह्यो मान और ह्यून ताक आपस में बहस करने
लगते हैं। ह्योमान ह्यून ताक को हुमिन का चमचा बोलता है। ये सुनकर ह्यून ताक को गुस्सा आ जाता है और वह कराटे स्टाइल में एक बैक किक मारता है जो बस हल्के से ह्योमान की नाक को छूती है। ह्योमान डर के मारे कांपने लगता है और चुप हो जाता है। ह्यून ताक उसे याद दिलाता है कि वह उसे सिर्फ एक किक में गिरा सकता है। ह्योमान को चिल्लाता है और फिर क्लास छोड़कर चला जाता है। सियोन ह्यून ताक की बातों को अनदेखा करता है और जून ताए की मदद करने के लिए नर्स रूम ले जाने निकलता है, लेकिन जून ताए नर्स के पास जाने से मना कर देता है। वह कहता है कि अगर वे नर्स के पास गए तो नर्स सब कुछ बड़ा बना देती है और फिर ह्योमान को बुलाया जाता है। इसके बाद ह्योमान उन्हें फिर से मारता है। ये एक खराब चक्र है जो चलता रहता है। सियोन जून ताए से पूछता है कि उसने मोबाइल क्यों लौटाए, तो वह कहता है कि यह न्यूटन का तीसरा नियम है। सियोन उसे समझाना चाहता है कि असल में वो नियम इसका मतलब नहीं रखता, लेकिन तभी जून ताए के दोस्त दौड़ते हुए आते हैं और उसकी चिंता करते हैं। सियोन चुपचाप वहां से चला जाता है। बाद में ह्यून ताक कुछ छात्रों को सियोन के बारे में बातें करते सुनता है। वह उनमें दिलचस्पी दिखाता है तो वे उसे बताते हैं कि सियोन ने अपने पुराने स्कूल में क्या किया था। ह्यून ताक को लगता है कि ये स्मोकिंग करने वाले बदमाश बस झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब वह सियोन के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद जून ताए सियोन के पीछे भागता है और उसे ल्यूटिन और मैग्नीशियम की गोलियां देता है। वह बताता है कि ल्यूटिन एकाग्रता में मदद करता है और मैग्नीशियम नींद में। जून ताए सियोन को उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहता है और चला जाता है। उसी रात सियोन अपनी नींद की दवाइयों की जगह जून ताए की दी हुई गोलियां लेता है। अगले दिन स्कूल में सियोन पहले से ज्यादा सतर्क होता है और जून ताए के साथ लंच करता है। वह उसे गोलियों के लिए धन्यवाद देता है। लंच के बाद वे साथ बैठकर ह्यून ताक और उसके दोस्तों को बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं। तभी ह्योमान उनके पास आता है और ऐसा दिखाता है जैसे वह दोस्ताना बात कर रहा हो। वह सियोन से कहता है कि ह्यून ताक उसे मारने वाला है। सियोन ह्यून ताक की तरफ घूरता है जिससे ह्यून ताक का ध्यान उस पर जाता है। फिर ह्योमान ह्यून ताक से कहता है कि अब वह और सियोन अच्छे दोस्त बन गए हैं। जून ताए सियोन से कहता है कि वह 5वें पीरियड से पहले वॉशरूम जा रहा है। तभी ह्योमान का गैंग उसे पकड़ कर ले जाता है। उधर जब ह्यून ताक और उसके दोस्त लंच ब्रेक के बाद लॉकर रूम से बाहर आते हैं तो ह्योमान लॉकर रूम में चीजें इधर उधर फेंक देता है। जून ताए क्लास में 5वें पीरियड से लेकर पूरे दिन के अंत तक नहीं लौटता। फिर ह्योमान सियोन के पास आता है और कहता है कि ह्यून ताक ने जून ताए को उनके जिम रूम में घसीटा है। सियोन जाकर देखता है तो पाता है कि जून ताए एक लॉकर में बंद है। वह लंच ब्रेक से ही वहां बंद था। सियोन समझ जाता है कि यह सब ह्योमान की चाल है। उधर जब ह्यून ताक को कोई बताता है कि सियोन क्लब रूम को बर्बाद कर रहा है और उससे लड़ना चाहता है तो वह गुस्से में वहां दौड़ता है। वह देखता है कि सियोन क्लब रूम से बाहर निकल रहा है और समझता है कि सब कुछ उसी ने तोड़ा है। इस बीच ह्योमान अपने गैंग के साथ मिलकर प्लान बना रहा होता है कि वह ह्यून ताक और सियोन के बीच की लड़ाई का कैसे फायदा उठाए। घर जाते वक्त सियोन जानबूझकर उस शॉर्टकट रास्ते से जाता है जहां बदमाश लड़के खड़े रहते हैं। उसे पता होता है कि कुछ होने वाला है, लेकिन वह कहता है कि दूसरा रास्ता लेना टाइम की बर्बादी होगी। जैसा उसने सोचा था ह्यून ताक उसे वहीं मिल जाता है। सियोन जानता है कि ह्यून ताक उसकी बात नहीं सुनेगा, इसलिए वह सीधे उसे लड़ने को कहता है। ह्यून ताक सियोन को ढोंगी कहता है जो बाहर से तो शरीफ बनता है लेकिन पिछले स्कूल में किसी की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। वह कहता है कि सियोन की वजह से सूहो कोमा में चला गया। ये बात सुनकर सियोन और गुस्से में आ जाता है और दोनों की जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद ह्योमान और उसका गैंग वहां पहुंच जाते हैं। अब ह्यून ताक और सियोन मिलकर लड़ाई करते हैं लेकिन वे संख्या में कम होते हैं। तभी अचानक पार्क हुमिन वहां आ जाता है। उसकी मौजूदगी से सभी बदमाश डर जाते हैं। ह्योमान जो सियोन को बैट से मारने वाला था डर कर बैट नीचे गिरा देता है और हुमिन से माफी मांगने लगता है। हुमिन बास्केटबॉल को ह्योमान के सिर पर जोर से पटकता है और वह बेहोश हो जाता है। सियोन हुमिन की निशानेबाजी देखकर हैरान रह जाता है। हुमिन पूछता है कि सियोन कौन है क्योंकि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन उसे लगता है कि सियोन में हिम्मत है। हुमिन बदमाशों को याद दिलाता है कि उसकी एक पॉलिसी है, जब भी कोई यूजांग हाई स्कूल की यूनिफॉर्म में हो तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हुमिन उन बदमाशों को वहां से भगा देता है। ह्यून ताक सियोन से माफी मांगता है क्योंकि उसने उसकी नीयत को गलत समझा था। सियोन बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और जून ताए उसके पीछे दौड़ता है। जून ताए उसे अफवाहों को लेकर तसल्ली देने की कोशिश करता है कि लोग कह रहे हैं कि उसने किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी। सियोन जवाब देता है कि जो भी बच्चे कह रहे हैं वो अफवाह नहीं है और इसी वजह से वह दूसरों से लड़ाई नहीं करना चाहता। अगले दिन हुमिन सस्पेंशन से स्कूल लौटता है। वह बहुत जोश में होता है और रास्ते में सबको खुशी से हेलो कहता है। क्लास में ह्यूमिन और ह्यून ताक के बीच एक गंभीर बात होती है। वे गांगहक हाई के खिलाफ एक प्रैक्टिस गेम खेलने की योजना बनाते हैं। ह्यून ताक डरता है कि उनकी टीम के खिलाड़ी घायल हो सकते हैं क्योंकि गांगहक की टीम बास्केटबॉल के साथ साथ मिक्स्ड मार्शल आर्ट भी करती है। फिर ह्यूमिन, ह्यून ताक, जून ताए और सियोन को ऑफिस में बुलाया जाता है। उन पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने ह्योमान के ग्रुप के सभी लोगों को पीटा है क्योंकि वे स्कूल नहीं आए। ह्यूमिन की बेवकूफी तब सामने आती है जब वह टीचर से कहता है कि ये गलत एक्विजिशन है, जबकि सही शब्द एक्यूजेशन होता है। सजा के तौर पर टीचर उन्हें वीकेंड पर वॉलंटियर करने के लिए कहता है। ह्यून ताक इसका विरोध करता है और कहता है कि ह्योमान का ग्रुप भी दोषी है क्योंकि उन्होंने ही शुरुआत की थी, लेकिन टीचर इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता। जून ताए सियोन को यूनियन के बारे में बताता है। ये बदमाशों का एक ग्रुप है जो आसपास के स्कूलों से बना है, जैसे योएल हाई, गांगहक हाई, योसंग हाई आदि। ये सब मिलकर एक गैंग बनाए हैं जो आपस में मिलकर धंधा करते हैं। ह्योमान भी उस गैंग का हिस्सा बनना चाहता था, इसलिए वह बच्चों के मोबाइल इकट्ठा कर रहा था ताकि यूनियन लीडर्स को दे सके, लेकिन हुमिन ने उसे रोका और यू जांग हाई
हाई के बच्चों को लड़ाई में पड़ने से बचाया। इससे यूनियन के लड़के गुस्से में आ गए और यू जांग की यूनिफॉर्म पहने किसी भी स्टूडेंट को देखकर उसे मारने और पैसे लूटने लगे। हु मिन को गुस्सा आया और उसने यूनियन के सभी गुंडों को बुरी तरह पीटा। जून ताई कहता है कि यूनियन में कोई भी हु मिन के सामने टिक नहीं सका। यूनियन लीडर्स ह्यूमान से नाराज हो जाते हैं क्योंकि वह यू जांग हाई को कंट्रोल नहीं कर पाया। ह्यूमान को बैगजिन के पास खींच कर ले जाया जाता है जो यूनियन का लीडर है। ह्यूमान कुछ समय की मोहलत मांगता है लेकिन बैगजिन कहता है कि जब तक हु मिन है तब तक वो उस इलाके को नहीं जीत सकते। उसी समय सियोंग फोन पर उनकी बात सुन रहा होता है। बैगजिन कहता है कि अब समय आ गया है कि वे खुद हु मिन से मिलने जाएं। वीकेंड पर सियोन, ह्यूमिन, ह्यूनताक और जून ताई के साथ वॉलंटियर करता है। इस दौरान ह्यूमिन का अजीब व्यवहार और ह्यूनताक से उसकी लगातार बहसें देखकर सियोन मुस्कुराने लगता है। लंच टाइम पर उनकी बहस के कारण गलती से सियोन की हुडी पर सॉस गिर जाता है। सियोन वॉशरूम जाकर अपने कपड़े साफ करने जाता है। वहीं उसे सियोंग वॉशरूम के बाहर खड़ा मिलता है। सियोन की फोटो खींचता है। वह गुस्सा हो जाता है जब देखता है कि सियोन उसे डरा नहीं बल्कि सीधे उसकी आंखों में देख रहा है। सियोंग उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन सियोन बड़ी चालाकी से उसके सभी पंच बचा लेता है। सियोंग हार मान लेता है जब उसे लगता है कि सियोन पास के एक फूलदान को हथियार बना सकता है। वॉशरूम से बाहर निकलते ही सियोंग की मुलाकात हु मिन से होती है। वह हु मिन से मजाक करता है कि वो और बैगजिन प्रेमियों की तरह झगड़ना बंद कर दें जिससे उसे बीच में न पड़ना पड़े। अब कुछ जानकारी बैगजिन के बारे में। वह योएल हाई का सबसे होशियार स्टूडेंट है और उसे स्कूल असेंबली में अवार्ड भी मिलता है। सेल्फ स्टडी के दौरान उसके अकाउंट में लगातार पैसे आ रहे होते हैं जबकि वह मैथ्स के सवाल हल कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद उसे सॉन्ग मॉक का फोन आता है जो उसे बताता है कि सारा पैसा उसके अकाउंट में डाल दिया गया है। सॉन्ग मॉक यह भी बताता है कि ह्यूमान उससे मिलने आना चाहता है। बैगजिन मिलने पहुंचता है और वहां ह्यूमान अपने गुंडों के साथ घात लगाकर खड़ा होता है। उन्हें लगता है कि बैगजिन सिर्फ पढ़ाकू है और लड़ नहीं सकता। ह्यूमान भी सोचता है कि ऐसा लड़का गैंग लीडर कैसे बना, लेकिन बैगजिन सबको गलत साबित करता है और सारे गुंडों की बुरी तरह पिटाई करता है। वॉलंटियरिंग के बाद ह्यूनताक और जून ताई हु मिन के साथ उसके पापा के रेस्टोरेंट में चिकन खाने जाते हैं। इधर सी यून हॉस्पिटल में अपने दोस्त सू हो से मिलने जाता है। हु मिन उसे कॉल करता है और पूछता है कि वह सही सलामत घर पहुंच गया या नहीं क्योंकि वह सियोंग को लेकर चिंतित था। सी यून कहता है कि वह सुरक्षित है। सी यून हॉस्पिटल में हमेशा की तरह सू हो को एक मैसेज लिखता है जिसमें वह उसे अपने दिन भर की बात बताता है। तभी सियोंग सू हो के कमरे के बाहर आ जाता है। सी यून बहुत गुस्से में आ जाता है, खासकर जब सियोंग यह कहता है कि सी यून की वजह से ही सू हो कोमा में गया। सियोंग मजाक में कहता है कि बाहर चलो क्योंकि वह ऐसे लड़कों को पीटना पसंद करता है। साथ ही वह कहता है कि वे सू हो की नींद खराब नहीं करना चाहते। जब सियोंग ने सी यून से कहा था कि उसके साथ चले, सियोंग सी यून को एक बॉलिंग एली ले जाता है और उसे बैगजिन के ऑफिस में ले जाता है। बैगजिन ऊपर नहीं देखता और बस सी यून से कहता है कि वह इंतजार करे, लेकिन सी यून बात करने नहीं बल्कि चेतावनी देने आया है। सी यून बैगजिन को साफ साफ कहता है कि उसके लोग सू हो के आसपास कभी न दिखें वरना वो सभी को खत्म कर देगा। इसके बाद सी यून एक गणित का सवाल हल करने में बैगजिन की मदद करता है जिसमें वह फंसा हुआ था और फिर जाने लगता है। बैगजिन कोई बहस नहीं करता, बस सी यून से कहता है कि वह भी अपने वादे पर कायम रहे और हु मिन के आसपास रहना बंद करे। इसके बाद बैगजिन अपने कुछ आदमियों को हु मिन के पिता के साथ बदतमीजी करने भेजता है। रात में हु मिन को एक पड़ोसी का फोन आता है जो कहता है कि जल्दी रेस्टोरेंट आओ क्योंकि तुम्हारे पापा परेशान हो गए हैं। बैगजिन के भेजे लड़के नकली आईडी कार्ड का इस्तेमाल करके रेस्टोरेंट में शराब खरीदते हैं। फिर वही लड़के पुलिस को कॉल करते हैं और झूठ बोलते हैं कि हु मिन के पिता ने नाबालिगों को शराब बेची। इसके बाद बैगजिन खुद हु मिन को फोन करता है, उसे एक पता भेजता है और कहता है कि कल उससे मिलो। अगले दिन सी यून हु मिन से कहता है कि वह अब उनके साथ नहीं रहना चाहता, उसे अकेला रहना पसंद है और वह हु मिन और बैगजिन के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। स्कूल खत्म होने पर सी यून सबसे पहले निकल जाता है क्योंकि उसे एक्स्ट्रा क्लास जाना है। हु मिन झूठ बोलता है कि उसकी डेट है लेकिन असल में वह बैगजिन से मिलने जा रहा है। उधर सियोंग और यूनियन गैंग के कुछ लड़के ह्यूनताक, जून ताई और सी यून को पकड़ने का काम कर रहे हैं। सी यून गैंग हक हाई के कुछ लड़कों से मिलता है लेकिन वो उसे जाने देते हैं क्योंकि बैगजिन ने कहा था कि उसे नहीं छेड़ना है। जून ताई और ह्यूनताक सियोंग की अगुवाई वाली गैंग हक हाई की गैंग से टकरा जाते हैं। ह्यूनताक जून ताई को भागने का मौका देता है। दो लड़के जून ताई के पीछे भागते हैं और सियोंग एक और लड़के के साथ ह्यूनताक से भिड़ता है। जून ताई पीछा कर रहे लड़कों से थोड़ी देर के लिए बच निकलता है और सी यून को फोन करता है, लेकिन बात करते वक्त ही वे लड़के जून ताई को पकड़ लेते हैं। हालांकि जून ताई सी यून को दूर रहने को कहता है, फिर भी सी यून उसकी मदद के लिए वापस दौड़ पड़ता है। इस बीच हु मिन बॉलिंग एली पहुंचता है। नीचे यूनियन गैंग के कुछ सदस्य उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन हु मिन उन्हें डराकर बैगजिन के ऑफिस का रास्ता पूछ लेता है। बैगजिन हु मिन से कहता है कि वह यूनियन गैंग में शामिल हो जाए। वह कहता है कि जब वे सब पास आउट करेंगे तो वह इस गैंग को पैसे कमाने वाला धंधा बना देगा। हु मिन बैगजिन को पागल कहता है और साफ कह देता है कि वह कभी भी उसकी गैंग में शामिल नहीं होगा। बैगजिन हु मिन को ही पागल कहकर याद दिलाता है कि वह तो सिर्फ उसे बहाने से यहाँ लाया है ताकि उसकी गैंग ह्यूनताक को पकड़ सके। हु मिन गुस्से में बैगजिन को पीटना चाहता है लेकिन खुद को रोक लेता है। वापस जाते समय कुछ यूनियन गैंग के लोग उसे रोकते हैं लेकिन वे हु मिन के सामने टिक नहीं पाते। बैगजिन अपने ऑफिस से बाहर आता है और हु मिन को जाने देता है लेकिन हु मिन कहता है, गलत फहमी मत पालना, ये तुम नहीं थे जिसने मुझे छोड़ा, मैं था जिसने तुम्हारे सारे आदमियों को नहीं मारा। अब हु मिन ह्यूनताक की मदद के लिए दौड़ता है। दूसरी ओर सियोंग ह्यूनताक को बेरहमी से पीट रहा है और
और बाकी लड़के उस फाइट का लाइव वीडियो बना रहे हैं। जून ताई किनारे पर खड़ा बिल्कुल बेबस है। सियोन रास्ते में कुछ लड़कों को इस लड़ाई के बारे में बात करते सुनता है और लड़ाई की जगह का पता चल जाता है। वह तेजी से रूफ टॉप की तरफ दौड़ता है, ठीक उसी वक्त जब सियोंगजे पीटे हुए ह्युन ताक और जून ताई की फोटो खींचने वाला होता है। सियोन एक पल भी नहीं गंवाता और सियोंगजे पर हमला कर देता है। दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि सियोंगजे की मार ज्यादा ताकतवर है, लेकिन सियोन बेहद बेरहम तरीके से लड़ता है। उसका मकसद है कि सियोंगजे को बिल्कुल बेबस कर दे। वह सियोंगजे के चश्मे को तोड़कर उसके फ्रेम से उसके पैर में वार करता है। लड़ाई जारी रहती है और सियोंगजे को मजा आने लगता है। वह चाहे जितना भी सियोन को मारे, सियोन बार बार उठ खड़ा होता है और उसकी आंखों में कभी डर नहीं दिखता। सियोंगजे सियोन को जानलेवा चोट देने की सोचता है, लेकिन सियोन उसकी चाल को पहले ही समझ लेता है और हमला कर देता है। दोनों थककर जमीन पर गिर जाते हैं। दूर से पुलिस की सायरन सुनाई देती है। उसी वक्त हुमिन रूफटॉप पर पहुंचता है। वह सियोन के पास दौड़ता है, लेकिन सियोन उसे सू हो समझ लेता है। वह सू हो से कहता है, मैं फिर से लड़ाई में पड़ गया, माफ करना, और फिर बेहोश हो जाता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां वॉलंटियर डे पर सियोन और हुमिन एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान रहे होते हैं। हुमिन सियोन को बताता है कि ह्युन ताक पहले एक ताइक्वांडो चैंपियन हुआ करता था, लेकिन उसकी वजह से ही ह्युन ताक को एक गंभीर चोट लगी, जिससे उसका करियर खत्म हो गया। हुमिन कहता है कि उसे आज भी इसका पछतावा है। भले ही ह्युन ताक अब ठीक है, लेकिन उसका गिल्ट खत्म नहीं होता। सियोन भी हुमिन की भावनाओं को समझता है, क्योंकि उसे भी अपने दोस्त सूहो के साथ हुई घटना को लेकर अपराध बोध है। वर्तमान समय में सियोन हुमिन के घर में उठता है। जब पुलिस छत पर आई थी तो दोनों किसी तरह भाग निकले थे। हुमिन ने बेहोश सियोन को अपने घर लाकर उसकी चोटों की देखभाल की और उसके होश में आने का इंतजार किया। हुमिन सियोन से वादा करता है कि अब वो ऐसा कुछ दोबारा नहीं होने देगा। सियोन उसे समझाता है कि लड़ाई किसी भी चीज का हल नहीं है, क्योंकि इससे हिंसा का एक अंतहीन चक्र शुरू हो जाएगा, जिसमें किसी न किसी को गंभीर चोट लगेगी। हुमिन फैसला करता है कि वो बैगजिन के साथ चल रही दुश्मनी को खत्म कर देगा और हार मान लेगा। फिर पता चलता है कि बैगजिन और हुमिन बचपन के दोस्त थे। हुमिन हमेशा बैगजिन के लिए खड़ा रहता था जब उसे कोई तंग करता था। बैगजिन सियोंगजिन को अस्पताल से लेकर एक ऐसी जगह ले जाता है जहां वो आमतौर पर अपने गिरोह के लोगों को अनुशासन सिखाने के लिए ले जाता है। जब बैगजिन उससे उनके बर्नर अकाउंट के बारे में पूछता है तो सियोंगजिन को समझ आता है कि बैगजिन उसे चिंता में नहीं, बल्कि सिर्फ ये जानने लाया था कि उसने पुलिस को क्या बताया। सियोंगजिन गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि भले ही वो दोनों अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन उसने सोचा था कि वो एक टीम में है। वो बैगजिन को बताता है कि उसने पुलिस को क्या कहा और फिर चला जाता है। वो कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए गायब रहेगा और बैगजिन को उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सियोन, ह्युन ताक, जून ताई और हुमिन की दोस्ती गहराने लगती है। वो साथ में स्कूल में पढ़ते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं और बाकी समय बस मस्ती करते हैं। एक दिन जब वो आराम से बैठे होते हैं, हुमिन को पुलिस स्टेशन से उसके पापा के केस के बारे में फोन आता है। पुलिस बताती है कि वो लड़के जिन्होंने कहा था कि उसके पापा ने नाबालिगों को शराब बेची, अब अपना बयान बदल रहे हैं। अब वो कहते हैं कि उसके पापा ने उनकी आईडी चेक नहीं की और जब उन्होंने शिकायत की तो उसने गुस्से में आकर पुलिस स्टेशन में ही एक लड़के को पीट दिया। हुमिन जब पुलिस स्टेशन पहुंचता है तब उसके पापा पुलिस लॉकअप में होते हैं। उसे वही लड़के हंसते हुए दिखते हैं और वो उनका पीछा करता है। गुस्से में आकर हुमिन उन पर हमला कर देता है। तभी बैगजिन का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि वो नहीं चाहता कि हुमिन ऐसा करे। बैगजिन कहता है कि वो उसके दोस्तों और पापा को तभी छोड़ेगा जब हुमिन यूनियन में शामिल हो जाएगा। इधर सियोन घर आता है और देखता है कि उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। उन्हें पता चल चुका होता है कि सियोन ट्यूशन क्लास नहीं जा रहा और उसके चेहरे की चोटें देखकर वो और ज्यादा परेशान हो जाती हैं। सियोन की माँ उसे विदेश की एक स्कूल में दाखिला दिलवाकर कहती हैं कि अब उसे वहाँ पढ़ने के लिए जाना होगा। सियोन मना कर देता है और कहता है कि जैसे पहले उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया था, वैसे ही अब भी उसे अकेला छोड़ दें। उसकी माँ रो पड़ती है। वो कहती है कि जो कुछ भी उसके पुराने स्कूल में हुआ उसके लिए वो खुद को दोषी मानती है और इसलिए अपने बेटे के लिए परेशान रहती है। अब सियोन विदेश जाने के बारे में सोचने लगता है। उधर बैगजिन ह्यूमिन को ब्लैकमेल करता रहता है, कभी उसके दोस्तों तो कभी उसके पापा की सुरक्षा का डर दिखाकर। ह्यूमिन स्कूल जाना बंद कर देता है और अपने पापा से इसी बात पर झगड़ा भी करता है। अपने दोस्तों और परिवार को बचाने के लिए ह्यूमिन आखिरकार यूनियन ज्वाइन करने का फैसला करता है। यूनियन में शामिल होने के बाद उसे पहला काम मिलता है स्टॉकहोम स्कूल के टॉप गैंग लीडर गोरिल्ला को यूनियन में शामिल करना। ह्यूमिन उसे एक नाइट क्लब में ढूंढ निकालता है और सिर्फ एक पंच में ही स्टॉकहोम स्कूल यूनियन का हिस्सा बन जाता है। ह्यून ताक और जून ताई स्कूल से सियोन का पता निकालते हैं। एक रात पहले वो सियोन के घर आते हैं। जब उसे विदेश जाना होता है वो उसे बाहर बुलाते हैं और आखिरी बार उसके साथ बास्केटबॉल खेलते हैं। सियोन उनसे ह्यूमिन के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि ह्यूमिन कई दिनों से स्कूल नहीं आया है। सियोन परेशान हो जाता है और ह्यूमिन को फोन करता है। ह्यूमिन कहता है कि वो सुनिश्चित करेगा कि सियोन को कुछ ना हो और फिर फोन काट देता है। इसके बाद ह्यूमिन बॉलिंग एली पहुंचता है जहां बैगजिन और बाकी यूनियन के लोग उसका स्वागत करने के लिए पहले से मौजूद होते हैं। अंत में सियोन
यून एयरपोर्ट पर फ्लाइट के लिए इंतजार कर रहा होता है। तभी जून ताए का फोन आता है। जून ताए उसे वो बात कहता है जिसका सी यून लंबे समय से इंतजार कर रहा था। वो कहता है कि हू मिन, ह्यून ताक और सू हो के साथ जो कुछ भी हुआ वो सी यून की गलती नहीं है। इन शब्दों को सुनकर सी यून का मन बदल जाता है और वो विदेश नहीं जाता। सी यून अपने दोस्तों ह्यून ताक और जून ताए से कहता है कि उन्हें हू मिन को वापस लाना ही होगा। उन्हें पता है कि ह्यू मिन यूनियन में शामिल हो गया है और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे उन लोगों के साथ हुई घटनाओं का गिल्ट है। उधर हू मिन अभी भी बैगजिन का काम कर रहा है। वह एक और स्कूल को जबरदस्ती उनके गैंग में शामिल करवा देता है। बैगजिन उसे इस काम के बदले पैसे देता है। हू मिन के पास पैसे लेने के अलावा कोई चारा नहीं है क्योंकि उसके पापा को पुलिस स्टेशन में फाइन भरना है। हू मिन को याद आता है कि जब वह छोटा था और उसने बैगजिन को लड़ना सिखाया था तब वह इतना बुरा इंसान नहीं था, लेकिन अब वह बहुत बदल गया है। इसी बीच सी यून और उसके दोस्त हू मिन के घर पहुंचते हैं। हू मिन के पापा उस पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि वह एक निकम्मा है, ठीक अपनी माँ की तरह जो कभी उनकी बात नहीं सुनती थी। सी यून इसका विरोध करता है। वह कहता है कि हू मिन बहुत अच्छा इंसान है जो अपने दोस्तों की परवाह करता है, स्कूल में सबके साथ अच्छे से रहता है और अगर उसके पापा को वह बेकार लगता है तो शायद गलती उनके नजरिए में है। यह सुनकर हू मिन का पापा उन्हें घर से बाहर निकाल देता है। इसके बाद लड़के हू मिन को ढूंढना जारी रखते हैं। अब वे ह्योमान से पूछते हैं। वह उन्हें यूनियन के बारे में और जानकारी देता है। उसे पता है कि बैगजिन और यूनियन गैंग असल में सीईओ चोई के लिए काम करते हैं। ये वही गैंग लीडर है जिसके पास वह बॉलिंग एली है जिसे बैगजिन संभालता है और साथ ही एक मोटरसाइकिल कंपनी जो डेसुंग कंस्ट्रक्शन के नाम पर रजिस्टर्ड है। बॉलिंग एली असल में एक दिखावा है जहां पैसे की हेरा फेरी, मनी लॉन्ड्रिंग होती है। बैगजिन ने यूनियन गैंग इसलिए बनाया ताकि स्कूल के लड़कों को अपने अधीन लाकर उनसे काम करवा सके। ये लड़के बॉलिंग एली में कानूनी तौर पर पार्ट टाइम नौकरी करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर चोई के गलत कामों में लगे रहते हैं। यूनियन गैंग मोटरसाइकिल चुराता है। वे इन चोरी की गई बाइक्स को डेसुंग कंस्ट्रक्शन में ले जाकर नई बाइक की तरह तैयार करते हैं और फिर इन्हें ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। कुछ समय बाद यूनियन गैंग इन्हीं बेची गई बाइक्स को दोबारा चुरा लेता है, फिर से उनमें नया पेंट और नंबर प्लेट लगाता है और दोबारा बेच देता है। इस धंधे से बहुत सारा पैसा आता है जिसे बैगजिन बॉलिंग एली के जरिए साफ करता है। यूनियन गैंग के लड़के सिर्फ पैसों के लिए ही वहां नहीं रहते बल्कि सीईओ चोई उनके सारे अपराधों का रिकॉर्ड रखता है जिससे वे डरते हैं। सी यून अब तय करता है कि वह बैगजिन से सीधे बात करेगा। वह ह्यून ताक और जून ताए से कहता है कि जब तक उसकी खबर ना आए तब तक कोई कदम न उठाए। वह बैगजिन को ढूंढते हुए बॉलिंग एली पहुंचता है और देर रात तक इंतजार करता है। इसी बीच ह्यून ताक और जून ताए उसकी बात नहीं मानते और चुपके से डेसुंग कंस्ट्रक्शन में घुसपैठ कर लेते हैं। बॉलिंग एली में बैगजिन लौटता है और देखता है कि सी यून उसका इंतजार कर रहा है। सी यून उससे हू मिन के बारे में पूछता है और जानना चाहता है कि वह हू मिन के पीछे क्यों पड़ा है। सी यून सोचता है कि हू मिन ही एकमात्र इंसान है जो बैगजिन को अच्छे से जानता है और इसी डर की वजह से वह उसे अपने पास रखना चाहता है और काबू में रखना चाहता है। सी यून यह भी कहता है कि बैगजिन शायद हू मिन को अपना एकमात्र दोस्त मानता है, लेकिन सवाल उठाता है कि क्या हू मिन भी वैसा ही महसूस करता है। बैगजिन थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है लेकिन फिर खुद को संभाल लेता है। फिर बैगजिन सी यून को डेसुंग कंस्ट्रक्शन की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। इसमें दिखता है कि जब ह्यून ताक और जून ताए हू मिन को नहीं ढूंढ पाए तो वे डॉक्यूमेंट्स रूम में घुस गए ताकि बैगजिन के अपराधों की रजिस्टर ढूंढ सकें, लेकिन बैगजिन पहले से ही यूनियन गैंग के लड़कों को वहां भेज चुका था। सी यून को गुस्सा आता है और वह आसपास के हथियार उठाकर बैगजिन पर हमला करने ही वाला होता है। तभी हू मिन वहां पहुंचता है और सी यून को वहां से खींचकर बाहर निकाल लेता है। सी यून उसे बताता है कि ह्यून ताक और जून ताए की हालत बुरी है। हू मिन उससे कहता है कि वह पहले वहां से निकल जाए। उस दिन पहले बैगजिन ने हू मिन को एक मोटरसाइकिल चुराने भेजा था लेकिन हू मिन खाली हाथ लौटता है। वह बैगजिन से कहता है कि वह अब उसके लिए काम नहीं करेगा। वह कहता है कि बैगजिन उसके लोगों के साथ कुछ भी कर सकता है लेकिन वे अब वैसे इंसान नहीं रहेंगे जैसे पहले थे। हू मिन साफ कहता है कि वह अब कभी उसका दोस्त नहीं बनेगा और बैगजिन को उससे दोबारा संपर्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बैगजिन उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन साफ हो जाता है कि अब हू मिन की रिफ्लेक्सेस ज्यादा तेज हैं। हू मिन उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और वहां से चला जाता है। डेसुंग कंस्ट्रक्शन में ह्यून ताक और जून ताए को चोरी की गई बाइक्स का लेजर मिल जाता है लेकिन इससे पहले कि वे वहां से निकलें यूनियन गैंग आ जाता है। ह्यून ताक बहुत से गैंग मेंबर्स जैसे डोंग हा और सियोंग मॉक से लड़ाई करता है। जून ताए भी अच्छा फाइटर साबित होता है। वह ह्यून ताक की मदद करता है और वे दोनों किसी तरह भाग निकलते हैं। यूनियन गैंग उनका पीछा करता है। अंत में सी यून को अस्पताल से फोन आता है। उसे बताया जाता है कि सू हो की हालत बहुत नाजुक है और नर्सें उसके गार्जियन से संपर्क नहीं कर पा रही हैं। सी यून यह सुनकर घबरा जाता है और सड़क पार करते समय ध्यान नहीं देता। वह सड़क के बीचों बीच खड़ा होता है और एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी ओर आता है। इधर यूनियन गैंग ह्यून ताक और जुन ताए का पीछा कर रही होती है। दोनों एक ट्रक के नीचे छिप जाते हैं और सोचते हैं कि अब खतरा टल गया है, लेकिन सियोंग मॉक और डोंग हा उन्हें ढूंढ लेते हैं। वे बचने की कोशिश करते हैं लेकिन सामने वाले लड़के ज्यादा ताकतवर होते हैं। तभी हू मिन आकर उनकी मदद करता है। वह सियोंग मॉक और डोंग हा को आसानी से हरा देता है जबकि उसे एक बाइक वाले ने सिर पर जोर से मारा होता है। गुस्से में आकर हू मिन डोंग हा का गला दबा देता है और उसे लगभग मार ही डालता है। उसी वक्त
झुन ताए को सी यून के एक्सीडेंट की खबर मिलती है और वो सब जल्दी अस्पताल भागते हैं। सी यून अपनी माँ के साथ आईसीयू में होता है। सब बाहर खड़े होकर हालचाल का इंतजार करते हैं। सी यून की माँ उन्हें बताती है कि उसकी हालत अब स्थिर है और साथ ही यह भी कहती है कि वे सब उसके बेटे से दूर रहें। इस बीच यूनियन गैंग को लेजर की कॉपी वापस मिल जाती है, लेकिन एक पेज गायब होता है। बेक जिन उन्हें वह पेज ढूंढ कर लाने को कहता है। अगली सुबह हु मिन घर लौटता है तो देखता है कि उसके पापा नाश्ता बना रहे हैं। वे उसे साथ खाने के लिए बुलाते हैं और बताते हैं कि उसके दोस्त मिलने आए थे। वे सोचते हैं कि हु मिन को अच्छे दोस्त मिल गए हैं और उसे उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये बातें सुनकर हु मिन को बहुत पछतावा होता है और वो रो पड़ता है। दूसरी ओर झुन ताए उस गायब पेज को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन जल्दी ही समझ जाता है कि पुलिस इस मामले में कुछ नहीं करेगी। वह बाहर निकलता है और बाहर उसे यूनियन गैंग के कुछ और सदस्य मिलते हैं। वे उसे पकड़कर एक गोदाम में ले जाते हैं जहां वे उसे मिलकर मारते हैं। ये सब बेकजिन के कहने पर हो रहा होता है। बेकजिन कॉल करके झुनताए से बात करता है। वह कहता है कि एक कागज का टुकड़ा उन्हें नहीं गिरा सकता, लेकिन झुनताए जवाब देता है कि फिर वह इतना परेशान क्यों है। बेकजिन कहता है कि झुनताए अपने फोन से वो पेज का फोटो डिलीट कर दे। तब झुनताए एक शर्त रखता है, वो तभी डिलीट करेगा जब बेकजिन उसके दोस्तों को छोड़ देगा। बेकजिन कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि झुनताए को तो वैसे भी वहीं मर जाना है। गैंग वाले उसे लगातार पीटते हैं, लेकिन झुनताए हार नहीं मानता। इसी बीच पास वाले कमरे में सो रहा सियोंग जे शोर से उठ जाता है। वह झुनताए की दोस्ती और उसके हौसले से प्रभावित होता है और उसकी मदद करने का फैसला करता है। वह यूनियन गैंग के लोगों को अकेले ही हरा देता है और हुमिन और ह्यून ताक को कॉल करके बुला लेता है। सियोंग जे ह्यूमिन से पूछता है कि क्या वह यूनजांग हाई का लीडर है, लेकिन उसे लगता है कि असली लीडर शायद झुनताए है और शायद सी यून भी। सियोंग जे यूनजांग के बच्चों में दिलचस्पी लेने लगता है। इसके बाद सीईओ चॉय बॉलिंग एली में जल्दी आता है। वह यूनियन गैंग के लोगों की पिटाई करवाता है क्योंकि उन्होंने उसका सम्मान नहीं किया था। वह उन्हें याद दिलाता है कि वही लीडर है और वह बेकजिन को कभी भी हटा सकता है। अगर वह वापस आया तो बेकजिन का अंत तय है। अगले दिन हुमिन योइल हाई स्कूल आता है और माइक से बेकजिन को खुलेआम लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। वह कहता है कि बेकजिन एक तारीख तय करे। अगर यूनजांग हाई जीतती है तो यूनियन को खत्म करना होगा। हुमिन ह्यून ताक को कॉल करके कहता है कि स्कूल में सबको बता दो कि यूनजांग हाई अब यूनियन से भिड़ने वाली है। यूनजांग के सारे दोस्त डर भी जाते हैं और उत्साहित भी हो जाते हैं। बाद में हुमिन अस्पताल में सी यून से मिलने आता है। वह कमरे के बाहर खड़ा होकर माफी मांगता है, सी यून से और बेकजिन के लिए भी। सी यून की माँ आती है और उसे अंदर बुलाती है। वह बताती है कि डॉक्टरों ने कहा है कि सी यून अब ठीक है। एक्सीडेंट बड़ा नहीं था, लेकिन उसका नर्वस सिस्टम प्रभावित हुआ है, इसलिए उसका शरीर अब आराम कर रहा है। सी यून की सोच अभी भी बीते समय में फंसी है, जहां वे बॉक्सिंग रिंग में बेओक्सन से लड़ रहा होता है जो उसे पीछे खींच रहा होता है। लेकिन फिर सी यून ठान लेता है कि अब उसे उठना है और अपने नए दोस्तों और सूहो के पास लौटना है। वह जागता है और सबसे पहले सूहो को देखना चाहता है। हुमिन उसे रोकता है और बताता है कि सूहो ठीक है। नर्सों ने उसकी दादी को बुला लिया है और अब सूहो की हालत भी स्थिर है। अब वह अपने नए दोस्तों के लिए वही करना चाहता है जो कभी सूहो ने उसके लिए किया था। फिर वह लॉबी में अपने दोस्तों से बात करता है। वे बात को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सी योन जानना चाहता है कि वे बेकजिन के बारे में क्या कर रहे हैं। हुमिन, जून ताए और ह्यून ताक अस्पताल से छुट्टी लेकर आए सी योन को लड़ाई की पूरी जानकारी देते हैं। सी योन को लगता है कि चूंकि उनकी संख्या कम है तो उन्हें जीतने के लिए कोई और योजना बनानी चाहिए। यूनजांग और यूनियन के बीच की लड़ाई बहुत जरूरी है और यूनजांग इसे हार नहीं सकता। सी यून सोचता है कि अगर वो यूनियन के लोगों को आपस में बांट सकें तो मुकाबला बराबरी का हो सकता है। उन्हें पहले ह्योमान से पता चला था कि यूनियन के लोग बैकजिन की वफादारी में नहीं बल्कि पैसे के लिए उसके साथ हैं। सी यून को लगता है कि अगर पैसा उन्हें एक साथ ला सकता है तो वही पैसा उन्हें अलग भी कर सकता है। सी यून मदद के लिए सियोंग जे के पास जाता है। सियोंग जे यूनियन का एकमात्र ऐसा सदस्य है जिस पर बैकजिन भरोसा करता था। सी यून उसे मना लेता है कि वह उन्हें यूनियन के सीक्रेट बैंक अकाउंट की डिटेल्स भेज दे। फिर सी यून और ह्योमान मिलकर वो डिटेल्स यूनियन के बाकी सदस्यों को लीक कर देते हैं। इससे पता चलता है कि बैकजिन चुपचाप उनके पैसे चुरा रहा था और अब तक कुल 79 लाख वॉन से भी ज्यादा निकाल चुका है। ये खबर तेजी से फैलती है और यूनियन के कई सदस्य लड़ाई में शामिल न होने का फैसला कर लेते हैं। हालांकि अब यूनियन के लोग कम हो गए हैं, फिर भी सी यून को लगता है कि बैकजिन शायद फिर भी जीत जाए, इसलिए वह और हुमिन एक और प्लान बनाते हैं। अगर लड़ाई के दौरान बैकजिन हुमिन को हरा देता है तो सी यून खुद आगे बढ़ेगा और जितना हो सके लड़ाई को खींचेगा ताकि हुमिन को उठने का समय मिल सके। सी यून जानता था कि वह बैकजिन को हरा नहीं सकता, लेकिन उसका धैर्य हुमिन को फिर से खड़ा होने का मौका दे सकता है। इस प्लान के लिए जरूरी था कि हुमिन फिर से खड़ा हो जाए। सी यून को सियोंग जे का मैसेज आता है कि बैकजिन के बॉलिंग एली में न होने का फायदा उठाकर और सबूत इकट्ठा किए जा सकते हैं। सी यून उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है और लड़ाई से पहले वह सियोंग जे से मिलने चला जाता है, लेकिन यह एक जाल था। सियोंग जे ने उसे लड़ाई से दूर रखने और बॉलिंग एली में फंसाने की योजना बनाई थी, मगर जून ताए सी यून को वापस लाने के लिए बॉलिंग एली चला जाता है। वह वहां यूनियन के उस सदस्य से लड़ता है जो सी यून को बंद करके रख रहा था। सी यून उस आदमी को हराकर बाहर निकलता है, लेकिन जून ताए इस लड़ाई में घायल हो जाता है। वह सी यून से कहता है कि उसे छोड़ दो और यूनजांग हाई की इज्जत बचाने के लिए लड़ाई में शामिल हो जाओ। ह्योमान और उसके दोस्त यूनजांग हाई के कई छात्रों के साथ लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। यूनियन के लोग ज्यादा स्किल्ड होते हैं, लेकिन यूनजांग के लड़के डटे रहते हैं और उन्हें रोकते रहते हैं। ह्यून ताक और डोंगहा की आमने सामने की लड़ाई होती है। डोंगहा जूडो का मास्टर है और पहले भी हर
बार ह्यून ताक को हरा चुका है, लेकिन ह्यून ताक की ताकत उसकी सहनशीलता है। वह बार बार गिरता है और फिर उठता है। आखिर में वो डोंगहा को नॉकआउट कर देता है। फिर मुख्य लड़ाई होती है बैकजिन और हुमिन के बीच। दोनों बराबरी के होते हैं, लेकिन एक समय आता है जब बैकजिन हुमिन को हरा देता है और उसे गिरा देता है। लड़ाई रुक जाती है क्योंकि शर्त यही थी कि बैकजिन और हुमिन के बीच जो जीतेगा वही विजेता होगा। ऐसा लगता है कि यूनियन जीत गया है। बैकजिन ऐलान करता है कि अब से यूनजांग यूनियन के अधीन रहेगा जब तक कोई और आकर उससे नहीं लड़ता। ह्यून ताक आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन तभी सी यून आ जाता है। ये लड़ाई असल में लड़ाई कम और बैकजिन की पिटाई ज्यादा होती है। वह सी यून को बुरी तरह मारता है, लेकिन सी यून का लक्ष्य होता है बैकजिन की टांग पर चोट पहुंचाना। वह बार बार उठता है और मार खाता है, लेकिन हार नहीं मानता। बैकजिन को लगने लगता है कि ये आखिर कर क्या रहा है। सी यून के हाथ पैर टूट चुके होते हैं, फिर भी वो हार नहीं मानता। साफ दिखता है कि बैकजिन जीत जाएगा, लेकिन तभी हुमिन दोबारा खड़ा होता है और लड़ाई को खत्म कर देता है। वह ऐलान करता है कि अब से यूनियन का अस्तित्व खत्म हो गया है। यूनजांग हाई के सारे छात्र खुशी से जश्न मनाते हैं और मैदान छोड़ देते हैं। बैकजिन जमीन पर गिरा रहता है, उठ भी नहीं पाता। यूनजांग हाई की जिंदगी वापस सामान्य हो जाती है। ह्योमान, जो पहले स्कूल का गुंडा था, अब स्कूल का प्रेसिडेंट बन जाता है। सी यून अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताने लगता है। सी यून बताता है कि किसी को नहीं पता कि बैकजिन अब कहाँ है। उसकी कोई खबर नहीं है। वह सोचता है कि शायद बैकजिन को गणित के उस सवाल का सही जवाब मिल गया हो, वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में। एपिसोड के आखिरी सीन में सी यून को एक फोन कॉल आता है और सब लोग अस्पताल भागते हैं। चौंकाने वाले ट्विस्ट में सूहो कोमा से बाहर आ जाता है। वह सी यून को पहचान लेता है और खुश होता है कि सी यून के अब दोस्त हैं और वह एक अच्छा जीवन जी रहा है। एपिलॉग में मिस्टर चोई सियोंग जे को बैकजिन की जगह लेने का ऑफर देते हैं, लेकिन सियोंग जे मना कर देता है और बैकजिन के बारे में पूछता है। फाइनल सीन में हुमिन बैकजिन के जनाजे में रोता हुआ दिखाया जाता है।